बिग डैडी इन द हाउस। मैं आज स्वागत नहीं करोगे इथिक्स 135 का। इथिक्स 135 तुम्हारे एग्जाम डे का सुपर हीरो और हमारे इथिक्स के क्वेश्चंस का मशीन गन। दोस्तों, हम ऐसा मान के चलत है कि ये वीडियो तुम्हारा डे बिफोर एग्जाम में फर्स्ट चॉइस हो सकता है। इस वजह से हम क्वेश्चन करने से पहले एक बार क्लॉजेस के ऊपर नजर घुमाएंगे, उसको आंसर को कैसे लिखना है वो देखेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। तो सीधी बात, न बकवास, शुरू ही कर देते ना। सर, क्लॉजेस के समरी में हमने सबसे पहले देखा कि अगर सीए के मन में कुछ पाप आता है तो उन पापों को देवताओं ने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। दो कैटेगरी कौन से सर? छोटा पाप फर्स्ट शेड्यूल, बड़ा पाप महापाप सेकंड शेड्यूल। अच्छा जी, उसके आगे जाके एक लेवल आगे जाके उन्होंने ये समझा कि अगर प्रोफेशनल ड्यूटी में कुछ पाप करता है तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, नहीं तो अदर मिसकंडक्ट। उसके आगे जाके एक लेवल उन्होंने ये समझा कि मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट करता क्या है, प्रैक्टिस में है, सर्विस में है कि जनरली है, या फिर अदर मिसकंडक्ट में जनरली है। तो इस हिसाब से हमने शॉर्टकट को डिवाइड किया पीएमपी, पीएमएस, पीएमजे एंड ओएमजी। सर, ये हमारे शॉर्टकट है, इसको एग्जाम में चेप के नहीं आने का है। ठीक है सर। तो हमने देखा कि जब उन्होंने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को डिवाइड किया ना, तो उन्होंने 3 पार्ट दे दिए फर्स्ट शेड्यूल में एंड 2 पार्ट दे दिए सेकंड शेड्यूल में। एंड जब अदर मिसकंडक्ट की बारी आई तो उन्होंने एक एक पार्ट दे दिया दोनों शेड्यूल में, आखिरी वाला। ठीक है सर। तो पहला पार्ट था पीएमपी के बारे में, मतलब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट प्रैक्टिस वाला बंदा, दूसरा सर्विस वाला, तीसरा जनरली एंड चौथा अदर मिसकंडक्ट जनरली। फिर सेकंड शेड्यूल में वही पाप बड़े पाप करके दे दिए कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट प्रैक्टिस वाला बंदा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जनरली एंड अदर मिसकंडक्ट जनरली। सर, इसमें क्या नहीं है? इसमें पीएमएस नहीं है। तो पीएमएस वाला सर सीन कहाँ पे गया? तो पीएमएस बड़ा पाप नहीं कर सकता है क्या? पीएमएस मतलब सर्विस वाला बंदा भी बड़ा पाप कर सकता है, लेकिन वो कहाँ पे आएगा? तुम्हारे पार्ट 2 में क्लॉज 2 करके एक ही क्लॉज आता है उनका, तो उसने क्या किया, पीएमजी में ही सर्विस वाले बंदे का भी डाल दिया, एम्प्लॉय का डाल दिया। ठीक है सर। सर, इन सब चीजों का हमको फायदा क्या होगा? इससे तुमको फायदा होगा कि एग्जाम का आंसर जब स्टार्ट करना है ना, तो स्टार्ट कैसे करना है समझेगा। क्या मतलब है सर? एक बार यहाँ पे आइए, मैं दिखा देता हूँ तुमको। हमारा एग्जाम का आंसर का फर्स्ट लाइन कैसे रहता है सर? एज पर क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। सर, यहाँ पे जो डैश डैश है ना, उसमें तुमको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं जो एक्चुअल में है। ठीक है। अब यहाँ पे तुमको देखना है कि लिखना कैसे है। देखो एक बार ध्यान से, क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट ऑफ 2। ठीक है, इतना लिखा। उसके बाद में तुमको लिखना पड़ेगा अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट करता क्या है, प्रैक्टिस में है तो इन प्रैक्टिस, सर्विस में है तो अदर देन मेंबर इन प्रैक्टिस बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, फर्म और पर्सन। और अगर पीएमजी ओएमजी के बारे में बात होती है, मतलब जनरली के बारे में बात होती है, तो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, हमको फर्क नहीं पड़ता, शैल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ। अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, नहीं तो अदर मिसकंडक्ट। तो कैसे लिखना है? मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शैल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही, तो पीएमजी के लिए ऐसे आएगा। या फिर मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट शैल बी डीम टू बी गिल्टी वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शैल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट इफ ही, ऐसे करके आएगा। इसके आगे तुमने क्या लिखना है? इसके आगे थर्ड पैरा में तुमने क्लॉज को लिखना है डिटेल में, एंड उसके बाद में गाइडलाइन, प्रोविजो, एक्सेप्शन जो भी कवर हो जाता है उस क्वेश्चन के रेफरेंस में वो तुमको लिखना है। उसके बाद में फैक्ट ऑफ द केस लिखो एंड क्लॉज के साथ में लिंक करो। एंड एंड में तुमको गिल्टी है कि नॉट गिल्टी है वो चेप के आना है। इसके साथ में तुमको जो ऊपर क्लॉज तुमने मेंशन किया है ना, वो फिर से एक बार यहाँ पे मेंशन करके आओ, क्योंकि तुमको समझेगा गिल्टी है नॉट गिल्टी है तो किस क्लॉज के अंडर है वो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, ऐसे तुमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब आइए शुरू करते हैं। अपन क्या करते हैं, क्लॉजेस के ऊपर एक नजर घुमा ही देते। ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ओएमजी को खत्म करेंगे, उसके बाद में पीएमजी को खत्म करेंगे, फिर पीएमएस को खत्म करेंगे एंड आखिरी में पीएमपी को खत्म करेंगे। सर, ओएमजी के बारे में बात करते हैं। अदर मिसकंडक्ट सबके लिए एप्लीकेबल हो जाता है जनरली। ठीक है। तो यहाँ पे मिसकंडक्ट कब होगा? अगर सिविल या क्रिमिनल कोर्ट ने सीए को गिल्टी करा है उस ऑफेंस के लिए जो ऑफेंस पनिशेबल है विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ मतलब 6 मंथ या उससे कम के लिए अगर वो पनिशेबल हो जाता है, पनिशेबल पनिशमेंट नहीं देखना है, ठीक है, जेल के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, क्लॉज 1 पार्ट 4 फर्स्ट शेड्यूल में गिल्टी हो जाएगा। ओएमजे है ना, हमेशा लास्ट वाला पार्ट आता है, तो जो भी है 4 या 3 लास्ट वाले पार्ट आएगा। पाप छोटा है कि बड़ा है तुमको देखना है। छोटा है मतलब नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, मतलब 6 मंथ या उससे कम है तो छोटा पाप फर्स्ट शेड्यूल में, क्लॉज 1 पार्ट 4 फर्स्ट शेड्यूल में जाएगा। वही अगर 6 मंथ से ज्यादा है, एक्सीडिंग 6 मंथ है, तो पार्ट 3 क्लॉज 1 पार्ट 3 सेकंड शेड्यूल में जाएगा। अब यहाँ पे छोटे पाप में और एक चीज उन्होंने ऐड करी है। क्या चीज आती है सर? अगर सीए ब्रिंग्स डिसरिप्यूट टू द प्रोफेशन और इंस्टीट्यूट, तो उस केस में क्लॉज 2 पार्ट 4 फर्स्ट शेड्यूल में गिल्टी हो जाएगा। ये हो गया ओएमजी। अब हम बात करेंगे पीएमजी।
तो सबसे पहले छोटे पापों में पार्ट 3 आता है पीएमजी के लिए। क्या बात करता है सर? फेलो डज नॉट सप्लाई फॉल्स इन्फॉर्मेशन। क्या बोला मैंने? फेलो डज नॉट सप्लाई फॉल्स इन्फॉर्मेशन। फेलो डज नॉट सप्लाई फॉल्स इन्फॉर्मेशन क्या मतलब होता है सर? देखो, नॉट बीइंग फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट एक्ट एज ए फेलो, मतलब फेलो नहीं है फिर भी एक्ट कर रहा है फेलो, तो कहाँ पे गिल्टी हो जाएगा? क्लॉज 1 पार्ट 3 फर्स्ट शेड्यूल में गिल्टी हो जाएगा। डज नॉट सप्लाई इन्फॉर्मेशन जो उसको मांगी है, और डज नॉट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट आस्क फॉर, किसने मांगा है? अपन बोलते समय बोलते हैं आईसीआई, बट लिखते समय कैसे लिखना है? आईसीआई ए बी बी सी सी डी डी, नहीं सर, आईसीआई ए बी डी सी सी डी सी डी डी क्यू आर बी। क्या बोला मैंने? आईसीआई ए बी डी सी सी डी सी डी डी एंड क्यू आर बी। ठीक है सर, ये चीज़ आ जाती है, ये तुमको लिखते समय लिखना है। तो इसका क्या सर? आईसीआई का क्या? आईसीआई को अगर उसने इन्फॉर्मेशन सप्लाई नहीं करी है या फिर उसके रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं करा है तो कहाँ पे जाएगा? क्लॉज 2 पार्ट 3 फर्स्ट शेड्यूल में जाएगा। लेकिन सर अच्छा ठीक है, आगे जाके बता देता हूँ। उसके साथ में हमने क्या देखा? फेलो डज नॉट सप्लाई फॉल्स इन्फॉर्मेशन। तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर वो देता है, गिव्स इन्फॉर्मेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स, जबकि उसको पता है कि इन्फॉर्मेशन गलत है, मतलब झूठ बोल रहा है। लेकिन झूठ क्यों बोल रहा है? क्योंकि सर उसको काम चाहिए, पेट पूजा के लिए झूठ बोल रहा है। काम चाहिए मतलब क्या? प्रोफेशनल वर्क को इनवाइट करते समय, या फिर टेंडर इंक्वायरी को रिस्पॉन्ड करते समय, या फिर एडवर्टाइज करते समय राइटअप के थ्रू वो झूठ बोल रहा है। तो अपन क्या करेंगे? है तो पाप लेकिन छोटा पाप है, तो अपन क्या करेंगे? क्लॉज 3 पार्ट 3 फर्स्ट शेड्यूल में डाल देंगे। सर लेकिन यही झूठ अगर तुम पप्पा को बोलते हो ना, पप्पा को ने आईसीआई, अगर पप्पा को झूठ बोलते हो ना तो महापाप हो जाएगा। सेकंड शेड्यूल में पार्ट टू में क्लॉज 3 में महापाप करोगे। तो महापाप मतलब क्या? इंक्लूड एनी पर्टिकुलर्स नोइंग देम टू बी फॉल्स इन एनी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट रिटर्न और फॉर्म, जो सबमिट किया जाता है किसको? वही आईसीआई को। आईसीआई को बोलना है, लिखना क्या है? आईसीआई ए बी डी सी सी डी सी डी डी एंड क्यू आर बी। ठीक है सर, अब यहाँ पे देखो सर, ऊपर भी हमने यही तो चीज देखी थी। नहीं सर, ऊपर क्या आता है? क्लॉज 2 पार्ट 3 फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है? तुम इन्फॉर्मेशन को सप्लाई नहीं करते हो या फिर रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं करते हो, मतलब अगर तुमने कुछ चीज बताई नहीं है ना पापा को, तो पापा नाराज हो जाते। ठीक है, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन बताई नहीं है, किसी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं किया है तो, लेकिन बताई है बट झूठ बताई है, अगर झूठ बोलते हो ना भाई पापा बहुत मारेंगे, ठीक है, बहुत पीटेंगे। तो पीटेंगे मतलब बड़ा पाप आ जाएगा। अगर झूठ बोलते हो तो झूठ नहीं बोलना है, लेकिन झूठ अगर तुम पेट पूजा के लिए बोलते हो ना तो फिर भी छोटा ही पाप आता है। तो क्लॉज 3 पार्ट 3 फर्स्ट शेड्यूल में जाएगा। ठीक है सर, अब हम बात करेंगे सेकंड शेड्यूल का पीएमजी क्या बात करता है। सेकंड शेड्यूल का पीएमजी बात करता है एक एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में 2 कॉन्फिडेंशियल एम्प्लॉइज ने 3 फॉल्स इंफॉर्मेशन की 4 बार चोरी करी। क्या बात होती है सर? देखो, एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन, रेगुलेशन का या गाइडलाइन का कॉन्ट्रावेंशन अगर तुम करते हो तो इस केस में गिल्टी हो जाओगे। जनरल के बारे में ही बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, कहाँ पे गिल्टी हो जाओगे? क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल में गिल्टी हो जाओगे। जो मैंने बोला था कि पीएमएस के लिए कुछ चीज नहीं है, पीएमएस के लिए कोई चीज नहीं है, बस एक क्लॉज आता है। अगला से पार्ट नहीं क्रिएट किया उन्होंने, बस एक क्लॉज क्रिएट किया है। क्या है वो क्लॉज? बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, फर्म और पर्सन, अगर डिस्क्लोज करते हो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो तुमने एक्वायर करी है उसके एम्प्लॉयमेंट में, एक्सेप्ट अगर लॉ ने बोला है या फिर एम्प्लॉयर ने परमिट किया है तो। ठीक है, तो जो महापाप कब होगा? एम्प्लॉय के लिए महापाप कब होगा? बस एक चीज है, अगर वो डिस्क्लोज करता है इन्फॉर्मेशन तो। ठीक है, ये चीज आती है। फिर 2 कॉन्फिडेंशियल एम्प्लॉय हो गया, 3 फॉल्स इन्फॉर्मेशन के बारे में तो हमने बात करी है। 4 बार चोरी करी। 4 बार चोरी करी मतलब क्या है? पैसा की चोरी करी, डिफाल्केट किया या एम्बेजल किया मनी जो उसको रिसीव हो जाता है प्रोफेशनल कैपेसिटी में। ये तो बहुत बढ़िया पॉइंट, बट इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो अपन को कैसे देखना है? एक एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में 2 कॉन्फिडेंशियल एम्प्लॉय ने 3 फॉल्स इन्फॉर्मेशन की 4 बार चोरी करी। ठीक है सर, ठीक है, हो गया। पीएमजी हो गया, ओएमजी हो गया। अब बस क्या करना है? पीएमएस देखना है। पीएमएस में हमको देखना है बस फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 2 पीएमएस के बारे में बात करता है, मतलब एम्प्लॉय के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे तुमको क्या देखना है? देखो, क्लॉज 1 बात करता है कि एक भूटी कौड़ी भी तुमने पे नहीं करनी है। एक भूटी कौड़ी भी तुमने पे नहीं करनी है। पे और अलाउ और एग्रीज टू पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पर्सन एनी शेयर इन इमोलूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडरटेकन बाय हिम। मतलब जब तुमको जॉब चाहिए होता है ना, तो जॉब लेने के लिए, जॉब पाने के लिए किसी को पैसे मत दे दो, तुम्हारे दम पे खुद के दम पे तुमने क्या करना है? जॉब को एक्वायर करना है। इसकी वजह से क्लॉज 1 आ जाता है। क्लॉज 2 क्या बात करता है सर? तुमने क्या नहीं करना है? तुमने एक्सेप्ट और एग्रीज टू एक्सेप्ट नहीं करना है। अब तुमको जॉब मिल गया, अब तुम क्या कर रहे हो? तुम किसी से क्या कर रहे हो? एक्सेप्ट या एग्री टू एक्सेप्ट कर रहे हो। क्या सर?
किसी और के फीस का, प्रॉफिट का या गेन्स का कोई पार्ट को तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, किस नाम से सर? कमीशन, ग्रेटिफिकेशन ये वगैरह नाम से तुम क्या कर रहे हो? एक्सेप्ट कर रहे हो। सर तुमको कौन पैसा देगा, कौन किससे तुम एक्सेप्ट करोगे? देखो तो लॉयर, सीए और ब्रोकर, ब्रोकर जिसको कंपनी ने एंगेज किया है, मतलब तुम जिस कंपनी में काम कर रहे हो ना, उस कंपनी ने अगर लॉयर, सीए एंड ब्रोकर को एंगेज किया है, या फिर एजेंट एंड कस्टमर है उस कंपनी का, देखो कंपनी का एजेंट और कस्टमर है, या फिर कंपनी ने जिस लॉयर को, सीए को या ब्रोकर को एंगेज किया है, उनसे तुम क्या करते हो? कमीशन, ग्रेटिफिकेशन के नाम से फीस ऑफ प्रॉफिट गेन्स का पार्ट लेते हो, एग्री करते हो या लेते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो उस केस में तुम गिल्टी हो जाओगे। ऐसा क्यों होता है सर? तुम जब कंपनी के एम्प्लॉय होते हो ना, तो तुम क्या करते हो? वो दूसरे सीए को बोलते हो कि ये सीए बहुत अच्छा है, इससे अपन काम करेंगे, तो वो सीए को तुम काम देते हो और बदले में तुम क्या करते हो? पार्ट ऑफ प्रॉफिट लेते हो, या फिर वो लॉयर को काम देते हो स्पेसिफिक, बदले में तुम पैसा लेते हो। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इस वजह से क्लॉज 2 आता है। क्लॉज 2 पार्ट 2 फर्स्ट शेड्यूल आता है, ठीक है। तो सर पीएमएस मतलब एम्प्लॉय के लिए तुम्हारे पास में कुल मिलाकर 3 क्लॉज आते हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। छोटे पाप में क्या आता है? तुम्हारे जॉब पाने के लिए पैसे मत दे दो, क्लॉज 1 में आ जाएगा। दूसरा क्या आता है? तुम क्या करो, कंपनी में जब जाते हो तो तुम क्या करो, सीए या लॉयर या ब्रोकर से पैसे तुमने नहीं लेने हैं, एक्सेप्ट नहीं करने, उसके फीस का प्रॉफिट कुछ तो पार्ट नहीं लेना है तुमने। एंड तीसरा क्लॉज महापाप में एक ही आता है कि इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना है जो तुमने एक्वायर करी है, ठीक है। उसके बाद में सर बात होती है फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 1 एंड सेकंड शेड्यूल में पार्ट 1 की, दोनों पार्ट बात करते हैं पीएमपी के बारे में। तो अब से आगे जो भी हम पढ़ेंगे तो समझ जाना कि किसके बारे में बात हो रही है, मेंबर इन प्रैक्टिस के बारे में बात हो रही है, ठीक है सर। क्लॉज 1 क्या बात करता है? तुमने खुद के नाम पे किसी और को अलाउ नहीं करना है प्रैक्टिस करने के लिए, खुद के नाम पे किसी और को अलाउ नहीं करना है प्रैक्टिस करने के लिए, अनलेस मतलब कर सकते हो, किसको कर सकते हो? अगर वो सी इन प्रैक्टिस है एंड सी इन प्रैक्टिस है एंड वो पार्टनरशिप में है तुम्हारे साथ में, या एम्प्लॉय है तुम्हारा, ठीक है। सर यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है? यहाँ पे पूछा है कि अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम, तो यहाँ पे साइन के बारे में बात होती है क्या? साइन के बारे में कुछ बात नहीं होती है। क्यों बता रहा हूँ सर? देखो एम्प्लॉय है ना, तो वो अपने पार्टनर के नाम से प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन साइन नहीं कर सकता है। साइन को किसने रोका है सर? क्लॉज 12 अगर हम देखते हैं ना, क्लॉज 12 में हम देखते हैं ना, तो क्या लिखा है? अलाउज अ पर्सन नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस और मेंबर नॉट बीइंग हिज पार्टनर टू साइन ऑन हिज बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ हिज फर्म एनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिपोर्ट और एफएस। मतलब क्या है? साइन कौन करेगा? या तो खुद साइन करेगा, नहीं तो उसका पार्टनर साइन करेगा, एम्प्लॉय साइन नहीं करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बात होती है? उसके नाम से कौन प्रैक्टिस करेगा? उसके नाम से कौन प्रैक्टिस करेगा? सीए इन प्रैक्टिस जो उसके साथ में पार्टनरशिप में है या एम्प्लॉयमेंट में है, उसके नाम से प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है सर। क्लॉज 2 बात क्या करता है? पे करना है, पे अलाउ और एग्रीज टू पे और अलाउस, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या? खुद के प्रॉफिट एंड गेन्स का, खुद के प्रॉफिट एंड गेन का या फीस का कोई भी शेयर, कमीशन, ब्रोकरेज किसी भी नाम से तुमने क्या नहीं करना है? शेयर नहीं करना है। किसको सर? किसी भी पर्सन को। बट अदर देन मतलब क्या? ए एक्सेप्शन में आ जाता है, ऐसा समझो, एक्सेप्शन में आ जाता है, इनको अलाउ किया है, इनके साथ में शेयर कर सकते हो। तो किनके साथ में शेयर कर सकते हो सर? मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट मतलब सीए के साथ में कर सकते हो, तुम्हारा पार्टनर, रिटायर पार्टनर या डिसीज पार्टनर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इनके साथ में शेयर कर सकते हो सर। इसके साथ में प्रोफेशनल बॉडी का अगर मेंबर है तो कौन है सर? सीएस, सीएमए, एडवोकेट, आर्किटेक्ट, एक्चुरी, इनके साथ में तुम शेयर कर सकते हो। या फिर कोई क्वालिफिकेशन जो है ना, अदर पर्सन क्वालिफिकेशन जिसको रिकॉग्नाइज किया है, किसको रिकॉग्नाइज किया है सर? एमबीए, बैचलर ऑफ इंजीनियर, टेक और लॉ, ठीक है सर। अब यहाँ पे एक बात आती है, यहाँ पे जो भी दिए है ना, इनको तुमको क्या देखना पड़ेगा? वो जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ है क्या, या फिर ये जो डिग्री है रिकॉग्नाइज बाय काउंसिल, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर उनका स्पेसिफिक, जैसे कि एमबीए के लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है क्या, ये तुमको देखना पड़ेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन देख के तुमको समझ में आएगा। फिर क्लॉज 3 बात करता है कि तुमने किसी से भी एक्सेप्ट या एग्री नहीं करना है, एग्री टू एक्सेप्ट क्या सर? उनके प्रॉफिट का पार्ट तुमने एक्सेप्ट नहीं करना है। लेकिन अगर तुम है ना, तुम किसी को अगर तुम्हारे फीस का प्रॉफिट दे रहे हो ना, तुम्हारे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दे रहे हो ना, तो उनका भी तुम ले सकते हो। मतलब अगर क्लॉज 2 में अगर तुम उसको देने के लिए अलाउ किया है, इनके साथ में शेयर करने के लिए अलाउ किया है, तो क्लॉज 3 में उनसे तुम एक्सेप्ट भी कर सकते हो, बाकी किसी से एक्सेप्ट मत करना, ठीक है सर। फिर क्लॉज 4 बात करता है पार्टनरशिप में तुमने नहीं जाना है, नहीं तो गिल्टी हो जाओगे। लेकिन जा सकते हो, किसके साथ में जा सकते हो सर? सीए इन प्रैक्टिस के साथ में जा सकते हो। फिर मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी जैसे सीएस, सीएमए, एडवोकेट, आर्किटेक्ट, एक्चुअरी, इंजीनियर। सर यहाँ पे क्या नहीं आता है सर? ये जो हमने ऊपर देखा ना, एमबीए, बीई, बीटेक, लॉ, वो सब नहीं आता है, ठीक है। तो इनके साथ में तुम पार्टनरशिप में जा सकते हो, सीएस, सीएमए, एडवोकेट, आर्किटेक्ट, एक्चुअरी, इंजीनियर, ये सारी चीजें छोड़ दो, ठीक है। फिर क्लॉज 5 क्या बात करता है? तुम सिक्योर करते हो इधर थ्रू
सिक्योर कहाँ से करते हो? जो तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं है या फिर जो तुम्हारा पार्टनर नहीं है उसे तुम काम को सिक्योर करते हो, या फिर ऐसे मीन से सिक्योर करते हो जो सीए के लिए ओपन नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन करके तुमको समझेगा। फिर क्लॉज 6 क्या बात करता है सर? क्लॉज 6 बात करता है तुम क्लाइंट को सॉलिसिट करते हो या प्रोफेशनल वर्क को सॉलिसिट करते हो, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कैसे करोगे सर? कूलर एड्स .com.in। क्या मतलब सर? सर्कुलर, कूलर मतलब क्या? सर्कुलर, एड्स मतलब क्या? एडवर्टाइजमेंट, .com का मतलब क्या है? कॉम, कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन, .in का मतलब क्या है? इंटरव्यू। और बाय एनी अदर मीन से तुमने क्या करना है? सॉलिसिट नहीं करना है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग देयर इन कंटेंट शैल बी कंस्ट्रूड एज प्रिवेंटिंग और प्रोहिबिटिंग। प्रिवेंटिंग प्रोहिबिटिंग नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? सी इन प्रैक्टिस से तुम अगर अप्लाई करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, इनवाइट करते हो, सिक्योर करते हो, तो अनदर सी इन प्रैक्टिस से तुम ले सकते हो, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, रिस्पॉन्डिंग टू द टेंडर्स और इंक्वायरीज, मतलब इंक्वायरी एंड टेंडर को तुम रिस्पॉन्ड कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट क्या है? रिस्पॉन्ड कर सकते हो, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। रिस्ट्रिक्शंस क्या लगा दिया है कि सीए इन प्रैक्टिस शैल नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी टेंडर इन एरियाज ऑफ सर्विस एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर सीए। मतलब अगर कोई सर्विस एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर सीए है, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट का सर्विस है फॉर एग्जांपल, तो उसमें ना तुम टेंडर को रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन है ना, ये तुम्हारा एप्लीकेबल नहीं होगा। एप्लीकेबल कब नहीं होगा? ये जो रिस्ट्रिक्शन है ना, मतलब रिस्ट्रिक्शन क्या है कि तुमने रिस्पॉन्ड नहीं करना है टेंडर को, एक्सक्लूसिवली अगर रिजर्व है सीए के लिए तो उसका रिस्पॉन्ड नहीं करना है। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन है ना, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। कब नहीं होगा? अगर उसमें मिनिमम फीस ऑफ असाइनमेंट प्रिस्क्राइब किया है तो। किसमें? टेंडर के डॉक्यूमेंट में मिनिमम फी ऑफ असाइनमेंट अगर प्रिस्क्राइब किया है तो रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। और या तो अगर वो एरिया जो है ना, वो एरिया ओपन है सारे प्रोफेशन के लिए, अदर प्रोफेशनल के लिए, जैसे सीएस सीएमए के लिए ओपन है, तो भी रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सर क्या समझना है? अगर एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर सी है ना, तो अगर उसमें मिनिमम फीस है ना, तो तुम रिप्लाई कर सकते हो, तब तुम रिस्पॉन्ड कर सकते हो। मैंने बोला मिनिमम फीस है तो, मैक्सिमम फीस है तो नहीं, मिनिमम फीस है तो। एंड उसके साथ में अगर एक्सक्लूसिवली रिजर्व नहीं है सीए के लिए और वो एरिया है ना अदर प्रोफेशनल के लिए ओपन है, तो भी कर सकते हो। ठीक है सर। फिर क्लॉज 7 क्या बात करता है? एडवर्टाइज करते हो प्रोफेशनल अटेनमेंट को या फिर डेजिग्नेशन को यूज करते हो अदर देन सीए। कहाँ पे सर? प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, साइन बोर्ड के ऊपर। ठीक है, अनलेस वो डिग्री तुम्हारा यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ से या रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं है, एंड टाइटल इंडिकेटिंग मेंबरशिप ऑफ आईसीआई मतलब सीए का नहीं है, या फिर अदर इंस्टीट्यूशन जो रिकॉग्नाइज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने या काउंसिल ने। ठीक है, एडवर्टाइज कर सकता है राइटअप में। ठीक है, क्लॉज 8 क्या बात करता है? तुम एक्सेप्ट करते हो पोजीशन एज अ ऑडिटर जो प्रीवियसली हेल्ड किया है किसी और सीए ने, विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विथ हिम इन राइटिंग। तो तुमने ऐसा कोई पोजीशन एक्सेप्ट नहीं करना है जो पहले किसी और सीए ने हेल्ड किया है एज अ ऑडिटर। फिर दूसरी चीज आती है, क्लॉज 9 बात करता है तुमने एक्सेप्ट किया अपॉइंटमेंट एज अ ऑडिटर ऑफ द कंपनी विदाउट फर्स्ट असर्टनिंग फ्रॉम इट वेदर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 139 एंड सेक्शन 140 ऑफ कंपनीज एक्ट जो है ना, वो कंप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं, देखे बिना ही तुमने क्या किया है? एक्सेप्ट किया है अपॉइंटमेंट, तो गिल्टी हो जाओगे क्लॉज 9 में। उसके बाद में चार्ज किया है तुमने, चार्ज किया है, ऑफर टू चार्ज एक्सेप्ट किया है, या फिर ऑफर्स टू एक्सेप्ट। क्या सर? परसेंटेज बेसिस पे फीस, परसेंटेज बेसिस पे फीस अगर तुम करते हो, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे फीस चार्ज करते हो, या कंटिजेंट अपॉन फाइंडिंग्स या रिजल्ट ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे अगर तुम चार्ज करते हो, तो तुम गिल्टी माने जाओगे। एक्सेप्ट एज परमिटेड अंडर रेगुलेशन, तो ये रेगुलेशन हम आगे जाके देखेंगे, उसमें रेगुलेशन में दिया है तो तुमको अलाउ किया है, नहीं तो तुमने नहीं करना है। क्लॉज 11 क्या बात करता है सर? अगर तुम एंगेज होते हो किसी बिजनेस या प्रोफेशन में अदर देन प्रोफेशन फॉर सीए अनलेस परमिटेड बाय काउंसिल सो टू एंगेज, इसमें अगर करते हो तो तुम गिल्टी हो जाओगे। यहाँ पे एक चीज लिखा है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट हियर इन शैल डिसेंट्रल सीए फ्रॉम बिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मतलब डायरेक्टर बन सकता है, नॉट बिंग एमडी डब्ल्यूटीडी एमडी के बारे में बात नहीं कर रहा है, डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन डायरेक्टर के लिए भी तुमको देखना पड़ेगा अनलेस ही और हिज एनी ऑफ हिज पार्टनर इज इंटरेस्टेड इन सच कंपनी एज अ ऑडिटर। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर क्लॉज 12 बात करता है अलाउज अ पर्सन, मतलब तुम किसी और पर्सन को अलाउ कर देते हो टू साइन ऑन हिज बिहाफ, खुद के बिहाफ पे साइन करने के लिए अलाउ करते हो तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर उसका पार्टनर है तो चलेगा, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्या साइन करना है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिपोर्ट, एफएस या कोई सर्टिफिकेट भी इसमें आ जाता है। सर सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 पीएमपी के बारे में बात करता है, बस बड़े पाप आते हैं। बड़े पाप में क्या आता है? सबसे पहले आता है इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन तुमने एक्वायर करी है उसको डिस्क्लोज कर देते हो तो गिल्टी हो जाते हो।
फिर क्लॉज 2 बात करता है सर्टिफाइज और सबमिट इन हिज नेम और इन द नेम ऑफ हिज फर्म अ रिपोर्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन ऑफ एफएस अनलेस द एग्जामिनेशन ऑफ सच एफएस एंड रिलेटेड रिकॉर्ड हैज बीन मेड बाय हिम बाय हिज पार्टनर एम्प्लॉय या फिर अनदर सी इन प्रैक्टिस। क्या बात हो रही है सर? देखो, अगर तुम सर्टिफाई या सबमिट करते हो, क्या सर रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ एफएस मतलब क्या सर ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हो विदाउट एग्जामिनेशन ऑफ सच एफएस, एफएस को चेक नहीं किया लेकिन ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर देते हो, तो कौन चेक करेगा सर? या तो तुम खुद चेक करोगे, तुम्हारा पार्टनर या एम्प्लॉय या अदर से इन प्रैक्टिस ने चेक करना चाहिए, तब तुम उसके ऊपर साइन कर सकते हो। फिर क्लॉज 3 बात करता है तुमने क्या करना है, परमिट हिज नेम और नेम ऑफ हिज फर्म टू बी यूज्ड इन कनेक्शन विथ, किसके कनेक्शन में सर? एस्टिमेट ऑफ अर्निंग्स कंटिजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजैक्शन। मतलब क्या बात हो रही है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट के वगैरह बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये अगर करता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गिल्टी हो जाएगा। लेकिन गिल्टी कब नहीं होगा? अगर तुम क्या कर रहे हो, इसमें सब इन्फॉर्मेशन बता देते हो। सब इन्फॉर्मेशन मतलब क्या है सर? सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बता देते हो। फिर तुम्हारा ए से क्या आता है? एजम्पशंस, मेजर एजम्पशंस बता देते हो। एंड बी से क्या आता है? बेसिस फॉर फोरकास्ट बता देते हो, तो तुमको गिल्टी नहीं करेंगे। फिर क्लॉज 4 आता है, क्लॉज 4 आता है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के बारे में। क्या बात होती है? अगर तुम एफएस के ऊपर अपना ओपिनियन मतलब अगर ऑडिट रिपोर्ट या सर्टिफिकेट अगर देते हो ना, तो उस केस में अगर तुमने नहीं देना है, अगर तुम्हारा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो तुमने क्या करना है? ओपिनियन नहीं एक्सप्रेस करना है एफएस के ऊपर। फिर क्लॉज 5 बात करता है मटेरियल फैक्ट अगर आता है ना, मटेरियल फैक्ट अगर आता है ना, तो उसको डिस्क्लोज करो। अगर डिस्क्लोज नहीं करते हो, फेल हो जाते हो, तो गिल्टी हो जाओगे। क्लॉज 6 बात करता है मटेरियल में स्टेटमेंट आता है ना, तो उसको रिपोर्ट करो। रिपोर्ट नहीं करते हो, फेल हो जाते हो, तो तुम गिल्टी हो जाओगे। क्लॉज 7 बात करता है अगर ग्रॉसली निग्लिजेंटली तुम काम करते हो या ड्यू डिलीजेंट को एक्सरसाइज नहीं करते हो अच्छे से, तो क्लॉज 7 में गिल्टी हो जाओगे। क्लॉज 8 बात करता है अगर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन तुमको ऑब्टेन करनी है तो ऑब्टेन करो, अगर नहीं करते हो, फेल हो जाते हो, तो गिल्टी हो जाते हो। लेकिन सर सफिशिएंट मतलब क्या? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करो। लेकिन ये तुम्हारा कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा? जब तुम्हारे पास में डिस्क्लेमर ओपिनियन आता है ना, तो तुम्हारे पास में वैसे भी तुमको नहीं मिल रहा है सबूत, तो यहाँ पे एक्सेप्शन दिया है और इट्स एक्सेप्शंस आर सफिशिएंटली मटेरियल टू नेगेट द एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन। मतलब डिस्क्लेमर दे रहे हो तो ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर क्लॉज 9 बात करता है फेल्स टू इन्वाइट अटेंशन टू एनी मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट एप्लीकेबल टू द सर्कमस्टांसेस, ठीक है। इसमें सर 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बात करता है लिस्टेड कंपनी के केस में तुम ऑडिट तभी कर सकते हो अगर तुम्हारे पास में पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट है तो। एंड दूसरा आता है कि अगर तुम टैक्स ऑडिट वगैरह दे रहे हो ना, टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट या फिर स्टैट ऑडिट, तो उसमें तुम्हारा यूडिन आना चाहिए। यूडिन मैंडेटरी है, तो यूडिन के बारे में या फिर पीयर रिव्यू प्रोसेस के बारे में बात होती है, तो यहाँ पे आ जाता है क्योंकि वो जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट के प्रोसीजर हो जाते हैं, ठीक है। उससे डिपार्चर करते हो तो उसके ऊपर इन्वाइट अटेंशन करना चाहिए, नहीं करते हो तो गिल्टी हो जाओगे। फिर क्लॉज 10 बात करता है तुमने क्लाइंट का पैसा मतलब तुम्हारा नहीं है, मतलब अदर देन फीस रेम्यूनरेशन या जो खर्चा करने के लिए तुमको पैसा दिया है वो छोड़ के क्लाइंट का जो पैसा है ना, उसको क्या करना है? सेपरेट बैंकिंग अकाउंट में रख देना है। एंड तुमने क्या करना है? उसी पर्पस के लिए यूज करना है जिस पर्पस के लिए वो इंटेंडेड है विद इन रीजनेबल टाइम, ठीक है। अगर वो इंटेंडेड है ना कि बहुत ही शॉर्ट रीजनेबल टाइम के लिए, बहुत कम रीजनेबल टाइम के लिए, तो उसको सेपरेट अकाउंट में रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि अभी लगेज जाके पेमेंट करना है, तो उसको सेपरेट अकाउंट में डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने क्या देखना है? सेपरेट अकाउंट में रखना है, दूसरा उसी पर्पज के लिए यूज करना है जिस पर्पज के लिए बोला है। अब इसमें तुम्हारा एडवांस भी नहीं आएगा क्योंकि एडवांस तुम्हारी फीस का हिस्सा है ना, तो एडवांस भी नहीं आएगा, ठीक है सर। अब है ना एक एक देख के शुरू करते हैं, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 से शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा? क्लॉज 1 क्या बात कर रहा? किसी और सीए को अलाउ नहीं करना है, लेकिन कर सकते हो अगर पार्टनरशिप में एम्प्लॉय में है सीए इन प्रैक्टिस। तो आ जाइए सर इथिक्स 135 के ऊपर, ठीक है। संत है, नया सीए बना है, नया नवेला सीए बना है, सीओपी है उसके पास में। सीए पंत कौन है सर? सीए संत है ना, उसके फादर के कंपनी का ऑडिटर है, ठीक है। तो सीए पंत ने अलाउ किया है सीए संत को, नया नया है, तो बोलता है कि जब तक तुझे एक्सपीरियंस वगैरह गेन हो जाए, जब तक तू खुद का प्रैक्टिस सेट हो जाता है ना, तब तक तू क्या कर ले? मेरे यहाँ पे काम कर ले, ठीक है। तो सीए पंत ने उसको अलाउ कर दिया, तो सिटी इन हिज ऑफिस 6 महीने के लिए, उसको एक चैम्बर भी दे दिया। ये सारी बात होती है। उसने काम क्या किया? टैक्स कंसल्टेंटी, आईटी रिटर्न, जीएसटी रिटर्न, ये सारे काम किए। हालांकि उसने कुछ साइन नहीं किया है, तो साइन नहीं किया है तो क्लॉज 12 तुम्हारा नहीं आएगा। ये बात समझ में आई, ठीक है सर। उसको सैलरी नहीं मिली है, रिम्बर्समेंट मिला है बट खर्चे का, ठीक है सर। और एंड में उसको जाके 3 लाख रुपीज मिले। तो सर दिक्कत क्या होती है कि उसने किसने? सीए पंत ने अलाउ किया है। तो सीए संत का क्या पूछा है क्या तेरे को? नहीं ना, कुछ नहीं लिखना है। तो किसने अलाउ किया है? सीए पंत ने। गिल्टी कौन होगा? सीए पंत होगा, ठीक है। सीए पंत गिल्टी हो जाता है क्योंकि उसने अलाउ किया है सीए संत को टू प्रैक्टिस इन हिज नेम, और जबकि सीए संत जो है ना, वो ना उसके साथ में पार्टनरशिप में है ना उसके एम्प्लॉयमेंट में है, तो इस वजह से गिल्टी हो जाता है। ये तुम
ये जो चीज आती है ना, ये तुमको चेपनी है उस आंसर के लिए, ये तुमको ही अच्छे से लिखना पड़ेगा, तुमको ही अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में क्लॉज 2 बात करता है, क्या बात करता है, ये सारी चीजें कहाँ पे आ जाती है, सीए मेंबर इन प्रैक्टिस के बारे में बात हो रही है। जब तक ये चेंज नहीं होता ना पार्ट 1, तब तक ध्यान देना, मैं सारी जो बातें बता रहा हूँ ना, किसके बारे में, प्रैक्टिस के बारे में बता रहा हूँ। मेंबर इन प्रैक्टिस है, ठीक है। मिस्टर एक्स है जो एमबीए है फ्रॉम लोकल यूनिवर्सिटी, उसके साथ में सीए ने एग्री किया है उसको 2.5% कमीशन देने का, ठीक है सर। तो एमबीए है सर, तो अलाउ किया है ना, एक्सेप्शन में अलाउ किया है, तो एक्सेप्शन ने एमबीए अलाउ किया है, तो ये गिल्टी होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन सर एमबीए फ्रॉम लोकल यूनिवर्सिटी बोला है ना, तो आईसीआई ने ऐसा एजम्पशन ले लिया खुद से अपने मर्जी से कि लोकल यूनिवर्सिटी बोला है, इसका मतलब है यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय लॉ नहीं है, या फिर रिकॉग्नाइज बाय एआईसीटीई। एआईसीटीई क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, ऐसा उन्होंने मान के चला है, और उन्होंने बोल दिया कि गिल्टी है भाई साहब, गिल्टी है भाई साहब, रिकॉग्नाइज नहीं है, इसकी वजह से गिल्टी है। तो 5% ऑफ ऑडिट फीस टू बी डिपॉजिटेड इनटू स्टेट ट्रेजरी, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, स्टेट ट्रेजरी में डिपॉजिट किया है, तो तुमने क्या लिखना है, नो बार इन कोड ऑफ इथिक्स टू एक्सेप्ट असाइनमेंट वेयर इन परसेंटेज ऑफ प्रोफेशनल फी इज डिडक्टेड बाय द गवर्नमेंट टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंडिचर। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर या अदर एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए गवर्नमेंट ने अगर तुमको कुछ बोला है कि अलग अकाउंट में अगर रख दो, तो तुमको उसमें गिल्टी नहीं किया जाएगा, ठीक है सर। कैन विडो ऑफ मिस्टर कुरैशी उसका प्रैक्टिस सेल कर सकते हैं उसके डेथ के बाद में, जी हाँ बिल्कुल कर सकती है। बस तुमने इतना लिखना है कि वो जो डेथ है ना, और जो सेल है ना, वो तुम्हारा 1 ईयर में कंप्लीट होना चाहिए आफ्टर डेथ ऑफ प्रोपराइटर, और किसके साथ में, उस बंदे के लिए जो एलिजिबल है, मतलब अदर सीए इन प्रैक्टिस ने परचेस करना चाहिए, बात खत्म, ठीक है सर। इसके ऊपर ही और एक क्वेश्चन उन्होंने बनाया, क्या बनाया, सीए रवि की डेथ हो जाती है 15 सितंबर 2020 को, उसकी बीवी होती है रूही। रूही ने क्या किया है, 30 सितंबर 2021 को उसका प्रैक्टिस सेल कर दिया। तो बोलो सीए प्रैक्टिस सेल कर सकती है क्या, रूही सीए की प्रैक्टिस सेल कर सकती है क्या। एंड जो बलवान को सेल किया है ना, तो बलवान कंटिन्यू कर सकता है क्या उसके प्रैक्टिस में। सर हमको कोई दिक्कत तो है नहीं है, बस एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है सर, 15 सितंबर को डेथ हो गई उसकी, और 30 सितंबर 2020 को, मतलब एक साल के बाद में 15 दिन हो गए भाई, 15 सितंबर से 30 सितंबर 2020 से 2021, तो एक साल 15 दिन हो गए भाई। तो एक साल के अंदर सेल कंप्लीट नहीं हुआ है, इस वजह से तुम सेल नहीं कर सकते हो प्रैक्टिस को। एंड बलवान जो है ना, वो भी कंटिन्यू नहीं कर सकता है, बिकॉज द नेम ऑफ फर्म वुड बी केप्ट इन अबेयंस ओनली अप टू द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेथ ऑफ द प्रोपराइटर। सेल इज परमिटेड इफ सेल इज कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट विद इन 1 ईयर ऑफ द डेथ, ठीक है सर। उसके बाद में बात आती है आर्टिकलशिप में, तुमने क्या किया, मंथली स्टाइपेंड के साथ में 2% ऑफ प्रॉफिट भी दे दिया उसको। तो अपन ने क्या देखा, देखो यहाँ पे क्लॉज 2 में हमने क्या बात करी है, तुमने पे नहीं करना है, इसमें आर्टिकल कहाँ पे कवर होता है, क्या नहीं कवर होता है। तो आर्टिकल को अगर तुम एक्स्ट्रा वाला पे कर रहे हो ना, तो क्लॉज 2 में गिल्टी हो जाओगे, बस इतनी सी बात आती है। आर्टिकलशिप में तुम 2% प्रॉफिट दे रहे हो ना, तो गिल्टी हो जाता है, बस क्लॉज लिखो, बात खत्म। उसके बाद में बात आती है 50% ऑफ ऑडिट फीस रिसीव्ड टू हिम टू नॉन सीए को उसने दिया है। 50% ऑडिट फीस किसको दिया है, नॉन सीए को दिया है, अंडर द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑफिस अलाउंस। सर नॉन सीए क्लॉज 2 में आता है क्या, नहीं आता है। क्लॉज 2 में एक्सेप्शन में आता है क्या, नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा, गिल्टी हो जाएगा। लिखना क्या है, इट इज नॉट द नॉमेनक्लेचर टू द ट्रांजेक्शन दैट इज मटेरियल बट इट इज द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन। मतलब ए नहीं देखेंगे कि नॉमेनक्लेचर ऑफिस अलाउंस है कि क्या है, सब्सटेंस देखेंगे। सब्सटेंस में क्या है, तुम्हारा नॉन सीए को दिया है जो तुमको अलाउ नहीं है, बात खत्म। फिर सर एडवोकेट के साथ में फीस शेयरिंग में आता है। सर ऊपर जब भी हमने बात किया ना, तो उन्होंने बोला है दिया है, ठीक है, पे किया है, पे किया है। अब यहाँ पे क्या बात होती है, शेयर किया है, मतलब पे के साथ में रिसीव भी किया हो सकता है, पे के साथ में रिसीव भी किया हो सकता है। तो यहाँ पे तुमको अच्छे से देखना पड़ता है कि क्लॉज 2 के साथ में क्लॉज 3 भी आता है। क्लॉज 2 अगर पे होता बस क्लॉज 2 आता, अगर रिसीव होता तो क्लॉज 3 आता, बट यहाँ पे क्या बोला है, शेयर बोला है, शेयरिंग प्रॉफिट। तो पे एंड रिसीव दोनों हो सकता है, तो क्लॉज 2 के साथ में 3 आ जाएगा। बट सर दोनों केस में नॉट गिल्टी हो जाता है, क्यों सर, क्योंकि हमने देखा है कि उन्होंने क्या किया है, सीएससीए में एडवोकेट आर्किटेक्ट को क्या किया है, अलाउ किया है। तो यहाँ पे एडवोकेट आता है, एडवोकेट को तो अलाउ किया है, तो एडवोकेट के साथ में फीस शेयर कर सकते हो, इसमें नॉट गिल्टी आ जाता है, क्योंकि तुम्हारा मेंबर ऑफ बार काउंसिल उसमें ऐड किया है उन्होंने, ठीक है। फिर बात आती है रजिस्टर्ड वैल्यूअर के साथ में 18% प्रोफेशनल फीस दिया है उसने, रिसीव किया है, सॉरी रिसीव किया है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से 18% जो ये है ना, उसने क्या किया है, रिसीव करने के लिए एग्रीमेंट में एंटर हुआ है। तो अब यहाँ पे बात आती है रजिस्टर्ड वैल्यूअर हमने कहाँ पे देखा है, क्या नहीं देखा है। देखो क्लॉज 2 में, क्लॉज 3 में हमने कहाँ पे देखा है, क्या यहाँ पे कुछ रजिस्टर्ड वैल्यूअर आता है क्या, नहीं आता है। तो नहीं आता है तो इसका मतलब क्या होता है, तो एनी पर्सन में जाएगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, गिल्टी हो जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या हो गया, गिल्टी हो गया। तो क्लॉज 3 में क्या हो जाता है, गिल्टी हो जाता है, क्योंकि रजिस्टर्ड वैल्यूअर को रेगुलेशन 53A में इंक्लूड नहीं किया है।
ठीक है सर। फिर बात आती है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप वाला क्लॉज कौन सा है? क्लॉज 4 आता है। ठीक है, पार्टनरशिप वाला क्लॉज कौन सा है? क्लॉज 4 है। तो यहाँ पे किसके साथ में पार्टनरशिप में जा सकता है? सीए के साथ में, सीएस, सीएमए, एडवोकेट, आर्किटेक्ट, एक्चुअरी एंड इंजीनियर के साथ में जा सकता है। ठीक है, इनके साथ में पार्टनर में जा सकता है, एमबीए वगैरह के साथ में नहीं जा सकता है। तो अब यहाँ पे आइए देखिए उसने क्या किया है, एडवोकेट के साथ में पार्टनरशिप में गया है, तो गिल्टी है क्या? नॉट गिल्टी है। क्लॉज 4 में नॉट गिल्टी, क्योंकि एडवोकेट को अलाउ कर दिया। सर कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि किसी और के नोट्स में, किसी के नोट्स में ये जो एडवोकेट है ना उसको गिल्टी करा है। उसका रीजन मैंने पूछा, मेरे पास में हालांकि फोटो नहीं है, अगर आपके पास में वो क्वेश्चन का फोटो है तो मुझे प्लीज सेंड कर देना टेलीग्राम के ऊपर। उसने क्या बोला है कि सर एडवोकेट का जो बार काउंसिल होता है ना, उन्होंने गिल्टी करा है, मतलब उन्होंने बोला है कि सीए के साथ में पार्टनरशिप में नहीं आने का है। इस वजह से हम क्या करेंगे, सीए को गिल्टी करेंगे अगर वो एडवोकेट के साथ में पार्टनरशिप में जाता है तो। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने 2018 के एमटीपी या आरटीपी से नवंबर 18 या कुछ में से तो उठाया है, एक क्वेश्चन है तो। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन उसके बाद में आता है तो मुझे नहीं पता है, बट मेरे हिसाब से नॉट गिल्टी ही सही है। सर क्यों ऐसा? अरे सर बाबू मोशाई, सिंपल सी बात है ना, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो प्यार करो। एक क्या चीज होती है कि तुम अगर अगर मतलब तुमने क्या बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो मैं भी तुमसे प्यार नहीं करूंगा, जा। ऐसी थोड़ी होता है यार, प्यार करना है तो करो, पूरा ही करो। ठीक है, ऐसा क्या है कि हमने तुमको अलाउ किया है, लेकिन तुम अगर अलाउ नहीं करते हो तो हम इसको गिल्टी कर देंगे, ऐसी थोड़ी होगा। अगर बार काउंसिल ने उसको अलाउ नहीं किया है ना, तो भाई साहब जाके एडवोकेट को गिल्टी कर दो ना, उसका मिसकंडक्ट है। हमको तो अलाउ किया है ना, हम उसके साथ में जाते तो हमको क्यों गिल्टी कर रहे हो? तो मेरे हिसाब से नॉट गिल्टी सही आना चाहिए। ठीक है, फिर अब शुरू हो जाता है तुम्हारा क्लॉज 5 एंड क्लॉज 6। यहाँ पे देखो, आर्मी कैंटीन में तुमने क्या लिखा है, सीए ने क्या किया है, लेटर भेजे आर्मी कैंटीन में, और उसने डिटेल दे दी कि उसका एक्सपीरियंस क्या है, पार्टनर क्या है, ऑफिस क्या है, फीस कैसे चार्ज करता है। तो यहाँ पे देखो क्लॉज 5 में ना सेपरेटली कुछ चीज नहीं आती है। क्लॉज 5 किसके बारे में बात करता है? सॉलिसिट करता है वर्क। ठीक है, तो इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है जो क्लॉज 5 के साथ में 6 में भी आता है। ठीक है, आर्मी कैंटीन वाला, बस इतना याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या किया है, सॉलिसिट किया है, कहाँ पे गया, यहाँ पे सिक्योर किया है थ्रू द मीन्स विच आर नॉट ओपन टू सीए, सॉलिसिट किया है क्लाइंट को, इस वजह से यहाँ पे गिल्टी हो जाता है। अब यहाँ से क्लॉज 6 शुरू हो जाता है। क्लॉज 6 क्या बात किया हमने, सॉलिसिट करते हो क्लाइंट को, प्रोफेशनल वर्क को, इन सारी चीजों के ऊपर से सी इन प्रैक्टिस से काम ले सकते हो, टेंडर को रिस्पॉन्ड कर सकते हो, ये सारी चीजों के साथ में। शाबाश, चलिए शुरू करते हैं। बुक पब्लिश किया है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुक में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को मेंशन किया है, गलत कर दिया भाई, गिल्टी हो जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाता है, क्योंकि क्लॉज 6 में तुमने क्या किया है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को मेंशन किया, मतलब सॉलिसिट कर रहे हो अल्टीमेटली। ठीक है, सी इन प्रैक्टिस ने 2 लेटर लिखे, किसको? सीए के फर्म को। सीए के फर्म से अगर काम मांग रहा है तो गिल्टी नहीं है भाई, सीए से दूसरे सी इन प्रैक्टिस से मांग सकता है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, नॉट प्रोहिबिटेड। अगेन सीए को मेल किया, भाई सीए को मेल कर रहा है ना, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे से इन प्रैक्टिस से तुम काम मांग सकते हो। नथिंग हेयर इन कंटेंट शैल बी कंस्ट्रूड एज प्रिवेंटिंग और प्रोहिबिटिंग एनी सीए फ्रॉम अप्लाइंग, रिक्वेस्टिंग, इन्वाइटिंग और सिक्योरिंग प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर सीए इन प्रैक्टिस। ठीक है सर, अब हम बात करेंगे यहाँ पे वेबसाइट के बारे में। वेबसाइट के बारे में क्या है, XYZ फर्म का नाम है xyzindia.com, मतलब फर्म के नाम से वेबसाइट क्रिएट कर दिया, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है हमको कोई। वेबसाइट में तुमने क्या किया है, डिटेल ऑफ द फर्म मेंशन किया है, बायोडेट ऑफ पार्टनर मेंशन किया है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी मेंशन करे, हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये सारी चीजें तुमको अलाउ है, नॉट गिल्टी हो जाओगे। अगेन सर वेबसाइट कर दिया, अब यहाँ पे क्या आ जाता है सर, डिस्प्ले किया नेचर ऑफ असाइनमेंट हैंडल्ड अलोंग विद द नेम्स ऑफ द क्लाइंट, भाई क्लाइंट के नाम डाल दिए, क्लाइंट के नाम तब तक नहीं डालने हैं जब तक कि रेगुलेटर का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है क्या, विदाउट सच रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेटर, रेगुलेटर का रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी क्लाइंट के नाम डाल दिया, नेचर ऑफ असाइनमेंट डाल दिया, उसके बाद में सर्कुलेट कर दिया इन्फॉर्मेशन, अलग गलत कर दिया फिर से। ठीक है, सर्कुलेट कर दिया इन्फॉर्मेशन ईमेल के थ्रू, ये भी गलत कर दिया, एंड आईसीआई को इंटीमेट भी नहीं किया, तो ये सारी चीजें गलत कर दिया उसने, तो गिल्टी हो जाएगा, क्योंकि नेम ऑफ द क्लाइंट एंड फीस है ना, रेगुलेटर के रिक्वायरमेंट के सिवा तुमने क्या नहीं करना है, डिस्क्लोज नहीं करना है, एंड जो वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन है ना उसको सर्कुलेट नहीं करना है ईमेल के ऊपर, क्योंकि वो पुश मेथड, पुश मोड हो जाएगा, पुल मोड नहीं है, पुल मोड में जो भी होता है उसके हिसाब से ही जाना चाहिए, एंड आईसीआई को इंटीमेट करना चाहिए तुमने। हालांकि कलर के ऊपर पर्पल है कुछ है ना, उसके ऊपर हमको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में अगेन वेबसाइट वाला क्वेश्चन आ जाता है, एबीजेड कंपनी का नाम है, फर्म का नाम है, एबीजेड के नाम से वेबसाइट है, कोई दिक्कत नहीं है सर। कलर यूज कौन सा किया है, ब्राइट ग्रीन कलर यूज किया है, वेबसाइट रन कर रहा है पुश टेक्नोलॉजी के ऊपर, नेम ऑफ पार्टनर ऑफ द फर्म मेजर क्लाइंट डिस्प्ले की है विदाउट एनी डिस्क्लोजर फ्रॉम ऑब्लिगेशन और एनी रेगुलेटर। तो देखो देखो, जब भी ध्यान देना है, जब भी ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, देखो लड़कों को हमेशा कौन सा, लड़कियों को हमेशा कौन सा कलर पसंद आता है। ठीक है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर लड़कियों को पिंक कलर पसंद आता है, लड़कों को ब्लैक कलर पसंद आता है, उल्टा बोला क्या मैं, सही है ना।
तो उस केस में ना हमको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आईसीआई को क्या दिक्कत है भाई, कौन सा भी कलर यूज कर ले। बट आईसीआई क्या बोलता है कि भाई पुल कर लो, पुल कर लो भाई, पुल करना इंपॉर्टेंट होता है, पुश मोड के ऊपर मत जाओ। तो ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और तुमने किसी और के साथ में अगर कुछ किया है ना, तो उसको डिस्क्लोज मत करो, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। तो ये चीज है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। वो डिस्क्लोजर कब तक नहीं करना है, जब तक कि रिक्वायरमेंट नहीं आता है। एक्चुअली कोई तुमको नहीं पूछ रहा है ना, तब तक मत बोलो। रेगुलेटर का रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक तुम मत बताओ। सर ये सारी चीज़ें मैं वेबसाइट के बारे में ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या बोला है, कलर में हमको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ए पॉइंट में हमने बात करी कि कलर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस दूसरी चीज़ क्या होती है, पुश टेक्नोलॉजी, पुश मोड के ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, पुल करना चाहिए तुमने, तो पुल करना चाहिए, पुश नहीं करना चाहिए टेक्नोलॉजी। एंड दूसरी चीज डिस्क्लोज नहीं करना है जब तक कि रेगुलेटर का रिक्वायरमेंट है। तो रेगुलेटर का रिक्वायरमेंट है तब तक डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। तो कलर में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट उसने फेल टू सेटिस्फाई बी एंड सी कंडीशन को उसने सेटिस्फाई नहीं किया, इस वजह से गिल्टी हो जाता है, ठीक है सर। उसके बाद में अपन बात करेंगे, यहाँ पे क्या है, सॉलिसिट किया है उसने, सॉर्ट किया है क्लाइंट थ्रू टेलीफोन कॉल, कॉल करके बोल रहा है, क्लाइंट मांग रहा है, तो गलत कर दिया भाई साहब। फिर यहाँ पे देखो वेबसाइट उसने बनाया, कलरफुल कैची डिजाइन, एंड वेबसाइट का एड्रेस शेयर किया है उसने, सोशल मीडिया के ऊपर टैग किया है 40 लोगों को, ये सारी चीज़ें करी है। एंड साथ में उसने क्या किया है, 8% कमीशन देने के लिए एग्री भी किया है। तो सर बहुत ही गलत कर दिया, क्लॉज 6 में गिल्टी हो जाता है। गिल्टी क्यों हो जाता है, अवी इज रॉन्ग सीकिंग क्लाइंट्स थ्रू फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्रिएटिंग वेबसाइट इज नॉट नॉन कंप्लायंस, उसमें नॉन कंप्लायंस नहीं है। लेकिन उसका गाइडलाइन क्या है कि वो तुम्हारा पुश मोड के ऊपर होना चाहिए। तुमने तो भाई चिल्ला चिल्ला के बता दिया सबको, तो ये गलत कर दिया। क्लाइंट के नाम भी प्रोहिबिटेड है, तो इस वजह से गाइडलाइन का कॉन्ट्रवेंशन हो जाता है। सर 8% कमीशन को एग्री कर दिया ना, ये भी तुम्हारा गिल्टी ही हो जाता है क्लॉज टू पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में। बट आंसर में ये नहीं बोला है, आंसर में, सजेस्टेड आंसर में ये नहीं दिया है। तो आपकी मर्जी है भाई साहब, सजेस्टेड आंसर कौन चेक करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब तुम्हारा पेपर कौन चेक करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो लिखना है कि नहीं लिखना है आपकी मर्जी है। 8% कमीशन के लिए गिल्टी तो होता ही है भाई साहब ये। फिर टेंडर में उसने रिस्पॉन्ड किया, टेंडर किसके बारे में बोलो, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। इसका मतलब है कि स्पेशल एरिया है क्या, एक्सक्लूसिवली रिजर्व है क्या सीए के लिए, नहीं है भाई। लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का कंप्यूटराइजेशन करना है, तो ये तुम्हारा बस ये ही करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो इसमें रिस्पॉन्ड कर सकता है क्या, कर सकता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अर्नेस्ट डिपॉजिट भी दे दिया, उसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो नॉट गिल्टी हो जाता है भाई। टेंडर है एक्सक्लूसिवली सीए के लिए है, हाँ। अब यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन है, रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है। और नो मिनिमम फी प्रिस्क्राइब, अभी यहाँ पे मिनिमम फी नहीं दिया है। मिनिमम फी देता तो अलाउ हो जाता, नहीं दिया है मिनिमम फी, इसका मतलब गिल्टी हो जाता है। अब यहाँ पे देखो स्टैट्यूटरी ऑडिट है, मतलब ये अगेन क्या हो गया, बस सीए के लिए रिजर्व एरिया। अब यहाँ पे मैक्सिमम फी दिया है सर, मैक्सिमम फी दिया है, तो भाई साहब हम नहीं मानेंगे। मैक्सिमम फी नहीं सर, मिनिमम फी देना चाहिए। मैक्सिमम फी दिया है तो गिल्टी हो जाएगा, हमको कोई दिक्कत है क्या, हाँ भाई दिक्कत है, मैक्सिमम फी नहीं मिनिमम फी आना चाहिए। सर टेंडर है किसके लिए, टीडीएस रिटर्न के लिए, ठीक है। टीडीएस रिटर्न के लिए टेंडर है। यहाँ पे क्या हो जाता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट 7,500 ओपन फॉर ऑल कैटेगरी एंड मैक्सिमम फी ऑफ 7,500। सर आपने अभी तो बोला मैक्सिमम फी है, तो यहाँ पे गिल्टी कर दो फटाफट। नहीं सर नॉट गिल्टी, मतलब रिस्पॉन्ड कर सकता है क्या, जी हाँ रिस्पॉन्ड कर सकता है। क्यों कर सकता है सर, आपने तो बोला मैक्सिमम फी नहीं आना चाहिए, मिनिमम फी आना चाहिए। अरे बात तो सुनो, मिनिमम फी कब आना चाहिए, अगर वो बस सीए के लिए रिजर्व है, तो टीडीएस रिटर्न सीए के लिए रिजर्व है क्या, नहीं है। कहाँ पे लिखा है सर, इट इज ओपन फॉर ऑल कैटेगरी, तो यहाँ पे तुम्हारा मिनिमम फी मैक्सिमम फी का कोई संबंध नहीं है। ओपन फॉर ऑल कैटेगरी है तो भाई तुम भी मांग सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रिस्पॉन्ड कर सकते हो क्या, जी हाँ रिस्पॉन्ड कर सकते हो, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई वेयर मिनिमम फी इज प्रिस्क्राइब और वेयर द एरिया आर ओपन टू द अदर प्रोफेशनल अलॉन्ग विद सीए, ठीक है सर। उसके बाद में इंक्वायरी किया, पैनल है कि नहीं है, इसके लिए इंक्वायरी किया, इसका मतलब रोविंग इंक्वायरी किया। रोविंग इंक्वायरी भाई भगवान के नाम पे दे दो, नहीं करना है तुमने, गिल्टी हो जाओगे, गिल्टी हो जाते हो रोविंग इंक्वायरी के लिए, ठीक है। फिर अब यहाँ पे देखो, एक बूढ़ा सीए है, एक जवान सीए है। तो यहाँ पे एक क्लाइंट है मिस्टर रीच, मिस्टर रीच को क्या किया है, बूढ़े सीए ने जवान सीए को मिलाया, ठीक है। तो जवान सीए को देखने के बाद में रीच को लगा कि भाई बूढ़ा सीए है तो कभी भी टपक सकता है, तो अपन क्या करते, यहाँ के जो बूढ़े सीए के काम है ना, वो क्या करते, जवान सीए को दे देते, ऐसा मिस्टर रीच को लगा। तो मिस्टर रीच ने क्या किया, जवान सीए को अप्रोच किया एंड उसने सर्टिफिकेशन वर्क को ऑफर किया। मिस्टर रीच ने जवान सीए को अप्रोच किया एंड सर्टिफिकेशन वर्क को ऑफर किया। अब यहाँ पे मिस्टर यंग मतलब जवान सीए है ना, उसने उस काम को एक्सेप्ट किया, तो जवान सीए क्या हो जाएगा, गिल्टी हो जाएगा। गिल्टी क्यों हो जाएगा सर, एक बात समझना, जब भी बूढ़ा सीए जब भी रीच को इंट्रोड्यूस करता है जवान सीए को, और जवान सीए अगर काम लेकर आता है, तो उसने काम को एक्सेप्ट नहीं करना है, या फिर उसने क्या करना है, रीच को बोलना है कि जा भाई तुझे किसने मुझे इंट्रोड्यूस किया, सीए ओल्ड ने, जब बूढ़े सीए ने इंट्रोड्यूस किया, तो क्या कर, बूढ़े सीए के पास में जा एंड बूढ़े सीए के थ्रू मेरे पास में आ जा,
ठीक है। तो सर इसको लिखना कैसा है सारे, मेंबर शुड नॉट एक्सेप्ट द ओरिजिनल प्रोफेशनल वर्क एमिनेटिंग फ्रॉम क्लाइंट इंट्रोड्यूस टू हिम बाय अनदर मेंबर, तो एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर इफ एनी प्रोफेशनल वर्क ऑफ सच क्लाइंट कम्स टू हिम डायरेक्टली, अगर उसके पास में डायरेक्टली आता है रीच, तो तुमने क्या करना चाहिए था, ये कहां से आ गया, तो तुमने क्या करना चाहिए था, इट शुड बी हिज ड्यूटी टू आस्क द क्लाइंट दैट ही शुड कम थ्रू द अदर मेंबर डीलिंग जनरली विद द ओरिजिनल वर्क। सर ये भाषा तुम्हारा पेपर में अगर आ जाता है तो मजा आ जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद में आता है रिलीजियस सेरेमनी है। अब यहाँ पे क्या देखो, एक CAS है, दूसरा CAM है। CAS है ना, यस का रिलीजियस सेरेमनी है, उसके लिए उसने इनविटेशन कार्ड छापे, इनविटेशन कार्ड में उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेंशन किया है। हमको कोई दिक्कत है क्या भाई, हमको कोनो दिक्कत नहीं है भाई। उसके बाद में इनविटेशन कार्ड उसने रिलेटिव को, क्लोज फ्रेंड को एंड क्लाइंट को दे दिए, इसमें भी दिक्कत है क्या, हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे आती है सर, दिक्कत आती है बोथ पार्टनर्स को। फिर भी यहाँ पे गिल्टी क्यों किया है, क्योंकि बोथ पार्टनर्स है। बोथ पार्टनर्स क्यों है सर, तो समझने की कोशिश करो। रिलीजियस सेरेमनी है किसकी, यस की है, तो यम का कोई संबंध है क्या, CA मिस्त्री का कोई संबंध है क्या, नहीं है। तो जो यम का जो है ना कोई संबंध नहीं है, तो यम के रिलेटिव को, क्लोज फ्रेंड को एंड क्लाइंट को क्यों दिया भाई, नहीं देना चाहिए था, तो गिल्टी हो जाता है। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे मेंबर कंसर्न ओनली, उनके ही रिलेटिव क्लोज फ्रेंड को तुमने क्या करना है, फैमिली मेंबर को क्या करना है, देना है, इस वजह से गिल्टी हो जाता है। ठीक है सर। अब यहाँ पे बात आती है कोचिंग में तुमने एडवर्टाइज कर दिया। सर एक तो बात समझो, हम कहाँ पे पार्ट 1 में आ जाते हैं, मतलब PMP है, बंदा प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस के साथ में अगर कोचिंग भी करता है एंड कोचिंग को एडवर्टाइज करता है ना, तो गिल्टी हो जाएगा। सर कोचिंग में तो कोई भी एडवर्टाइज करेगा, बट वो सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या भाई, प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या, एक तो चीज समझना है कि वो प्रैक्टिस कर रहा है क्या, एंड दूसरी चीज करना है कि मिसकंडक्ट है ना, तब होता है जब वो रिपोर्ट होता है, कोई जाके रिपोर्ट करेगा तब मिसकंडक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो कोचिंग जो है ना, कोचिंग में अगर एडवर्टाइज कर रहे हो ना, तो भी तुम क्या हो जाते हो, गिल्टी हो जाते हो, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, इनडायरेक्ट सोलिसिटेशन कर रहे हो बाय अदर मीन्स। अब यहाँ पे ना रेगुलेशन 190 भी तो उसने मेंशन किया है, किसके बारे में बात करता है ये, क्लॉज 11 के बारे में बात करता है। मतलब क्या है तुम्हारा, जनरल परमिशन, स्पेशल परमिशन में प्राइवेट ट्यूटरशिप, पार्ट टाइम ट्यूटरशिप में तुम्हारा 25 आवर्स से ज्यादा वर्क नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने रेफर किया है। तो अगर तुमको याद होता है तो इसको भी रेफर करके आओ, ठीक है सर। फिर बात होती है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के बारे में। मतलब क्या है, एक कंपनी ने बोला है कि CA को क्या करेंगे, स्पेशल नोटिस दिया है कि CA को अपन क्या करेंगे, रिजोल्यूशन देके CA को हटा देंगे, ठीक है, रीअपॉइंट नहीं करेंगे। तो CA को रिप्रेजेंटेशन सबमिट करना था, वो करेगा, जी हाँ वो करेगा, राइटिंग में रिप्रेजेंटेशन सबमिट। अब उसने देखना, हमको क्या देखना है कि उसने रिप्रेजेंटेशन में लिखा क्या है। देखो, CA Smart incorporated his independent working as a professional throughout the term of office and also indicated his willingness to continue as an auditor if reappointed। मतलब उसने बोला है कि भाई मैंने अभी तक इंडिपेंडेंटली काम किया है, मैंने बहुत बढ़िया सा काम किया है, और अगर आप लोग, अगर शेयर होल्डर्स अगर मुझे रीअपॉइंट करते हैं ना, तो मैं क्या कहूँ, मैं तैयार हूँ, मैं फिर से काम करने के लिए, ठीक है, बस इतना बोला है। तो इसमें उसने सॉलिसिट वगैरह कुछ किया है क्या, नहीं किया है, तो क्लॉज 6 में नॉट गिल्टी हो जाता है, क्योंकि उसने लेटर है ना डिग्निफाइड मैनर में दिया है, बोला है कि मैं इंडिपेंडेंटली एंड कॉन्शियसली काम किया है, और अगर शेयर होल्डर मुझे रीअपॉइंट करते हैं तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तो इस केस में सॉलिसिटेशन कुछ नहीं किया है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। जेम जो है ना, जेम क्या है तुम्हारा, गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट किया है। तो यहाँ पे वेदर फर्म ऑफ CA कैन रजिस्टर ऑन जेम पोर्टल फॉर रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विस टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सर सवाल क्यों पैदा होता है, क्योंकि क्लॉज 6 में तुम्हारा वायोलेशन कब हो जाता है, इम्पेनलमेंट को अगर तुम रोविंग इंक्वायरी करते हो या फिर लिस्टिंग एज एन एग्रीगेटर करते हो तो अलाउड नहीं है। तो हमको क्या देखना है, फर्म ऑफ CA आर परमिटेड टू रजिस्टर ऑन जेम पोर्टल। क्यों सर, गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन जेम पोर्टल बाय मेंबर्स डज नॉट अपेयर टू अमाउंट इधर इम्पेनलमेंट और लिस्टिंग ऑन एग्रीगेटर। एग्रीगेटर कब होता है, जहाँ पे थर्ड पार्टी उस चीज को मैनेज करता है। यहाँ पे जेम ऑपरेट करता है क्लाइंट इटसेल्फ, मतलब गवर्नमेंट खुद कर रहा है। एंड यहाँ पे प्री रिक्वायरमेंट है ऑफ रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विस टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये क्या है, एंसिलरी रिक्वायरमेंट है टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज, इस वजह से गिल्टी नहीं करेंगे, ठीक है सर। पर्सनल लेटर हेड के ऊपर उसने क्या किया है, सारे फर्म के नाम दिए हैं। कोई दिक्कत है क्या, हमको कोनो दिक्कत ना है, हमको कोनो दिक्कत नहीं। क्लॉज 7 में घुस गए सर। क्लॉज 7 किसके बारे में बात करता है, आ जाइए यहाँ पे। एडवर्टाइज करते हो प्रोफेशनल अटेनमेंट या फिर CA छोड़ के कुछ अदर डेजिग्नेशन को यूज करते हो, तो क्लॉज 7 के साथ में सेक्शन 7 भी तुम देख सकते हो, ठीक है सर। पर्सनल लेटर हेड के ऊपर सारे फर्म के नाम दिए, हमको कोनो दिक्कत नहीं है भाई साहब, नॉट गिल्टी। सर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड के लेटर हेड के ऊपर डाल दिया, हमको फिर भी कोनो दिक्कत नहीं है सर। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड रजिस्टर्ड वैल्यूअर डाल सकते हो, नॉट गिल्टी है सर। विजिटिंग कार्ड के ऊपर CA एंड एडवोकेट साथ में मेंशन कर दिया, ये नहीं चलेगा सर। ये नहीं, क्यों नहीं चलेगा सर, देखो मैं प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ बार काउंसिल बट दे शुड नॉट यूज डेजिग्नेशन ऑफ CA इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर इन्वॉल्विंग प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट।
मतलब जब एडवोकेट का प्रैक्टिस करो तो सॉरी जब एडवोकेट का प्रैक्टिस करो बस एडवोकेट का नाम आना चाहिए, एंड जब सीए का प्रैक्टिस करो तब सीए का डेजिग्नेशन आना चाहिए। हालांकि सीए का डेजिग्नेशन एडवोकेट का डेजिग्नेशन साइमल्टेनियसली नहीं आना चाहिए। उसके बाद में सर मर्चेंट बैंकर उसने डाल दिया क्लाइंट के ऑफर डॉक्यूमेंट के ऊपर, ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब क्या है, प्रोस्पेक्टस, उसके ऊपर उसने डाल दिया मर्चेंट बैंकर। एंड एडवाइजर टू इशू डाल दिया उसने लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड एंड प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट के ऊपर। गलत कर दिया भाई, कैसे गलत कर दिया सर? ऑफर डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस के ऊपर नेम एंड एड्रेस तुम डाल सकते हो, किसमें? अंडर द कैप्शन एडवाइजर ऑल और कंसल्टेंट टू इशू। एडवाइजर और कंसल्टेंट टू इशू के कैप्शन के अंडर तुम क्या कर सकते हो, ऑफर डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस के अंडर तुम डाल सकते हो, उसको गिल्टी कर सकते हो। लेकिन सर member should not use designation of either merchant banker or advisor consultant to issue in their own letterhead, visiting card, professional document। यहाँ पे कहाँ पे आया है? लेटर कार्ड, विजिटिंग लेटर हेड्स, विजिटिंग कार्ड्स एंड प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट के ऊपर आया है, तो इस वजह से गिल्टी हो जाता है। सर विजिटिंग कार्ड के ऊपर क्यूआर कोड छापा है, चलेगा क्या? हमको ये देखना पड़ेगा कि क्यूआर कोड का इन्फॉर्मेशन कैसे, तो क्यूआर कोड छापना इसमें कोई गिल्टी नहीं है, नॉट गिल्टी है। बस हमको क्या देखना पड़ेगा, ईएसबी ने क्लैरिफाई किया है कि मेंबर इन प्रैक्टिस अलाउड टू प्रिंट क्यूआर कोड, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड दैट कोड डज नॉट कंटेन इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट अदरवाइज परमिसिबल टू बी प्रिंटेड ऑन विजिटिंग कार्ड। मतलब क्या सर, अगर ये क्यूआर कोड से जो इन्फॉर्मेशन आता है ना, वो इन्फॉर्मेशन में वही इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जो क्यूआर कोड में छापने के लिए परमिटेड है। अगर वो है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, अगर और कुछ है तो तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। फिर विजिटिंग कार्ड के ऊपर टैक्स कंसल्टेंट भाई गिल्टी हो जाएगा, इम्प्रॉपर टू यूज डेजिग्नेशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंट, क्योंकि ना ही तो ये यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश बाय लॉ है या फिर रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो विजिटिंग कार्ड के ऊपर टैक्स कंसल्टेंट, कॉस्ट कंसल्टेंट दोनों परमिसेबल नहीं है। टैक्स कंसल्टेंट इम्प्रॉपर टू यूज, कॉस्ट अकाउंटेंट इम्प्रॉपर टू यूज, ठीक है। डिलीवर किया है स्पीच में, कहाँ पे? कॉन्फ्रेंस में, नेशनल कॉन्फ्रेंस में। क्या बोला है कि वो बोला है कि वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। यही क्वेश्चन आएगा मैनेजमेंट एक्सपर्ट बोल के भी, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या मैनेजमेंट एक्सपर्ट करके बोलेगा तो भी दोनों में आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, ऑडियंस को अप्रोच किया है कि भाई हमारे पास में आओ, हम ये सर्विस देते हैं, रीजनेबल रेट में देते हैं, बिजनेस कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया है, टेलीफोन नंबर को दे दिया, तो गिल्टी हो जाएगा। यहाँ पे दोनों क्लॉज में गिल्टी हो जाएगा। एक तो उसने साइबर सिक्योरिटी या मैनेजमेंट एक्सपर्ट बोला है तो डेजिग्नेशन यूज किया, तो क्लॉज 7 सेक्शन 7 के साथ में गिल्टी हो जाता है, एंड साथ में सॉलिसिट भी कर दिया तो क्लॉज 6 में गिल्टी हो जाता है। तो गिल्टी तो है भाई साहब साइबर सिक्योरिटी इम्प्रॉपर टू यूज डेजिग्नेशन या मैनेजमेंट एक्सपर्ट इम्प्रॉपर टू यूज डेजिग्नेशन। वो तुम्हारा यूनिवर्सिटी का कोई डिग्री नहीं है, प्रोफेशनल मेंबरशिप नहीं है, और साथ में उसने रेफरेंस दिया कि हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, रीजनेबल रेटेड कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, मिसकंडक्ट हो जाता है, तुमने सॉलिसिट किया है। सर इसके बाद में ऑफर डॉक्यूमेंट में तुमने क्या मेंशन किया है, डायरेक्टर है, और साथ में प्रोफेशनल अटेंडमेंट्स, यहाँ पे गलत कर दिया, क्लॉज 6 एंड 7 में तुम्हारा गिल्टी हो जाता है, ठीक है सर। एक्सेप्टिंग दिस टैक्स ऑडिट विदाउट सेंडिंग एनी कम्युनिकेशन टू प्रीवियस टैक्स ऑडिटर। तो सर हमने बोला है कि तुमको ऑडिटर को क्या करना है, कम्युनिकेट करना है प्रीवियस ऑडिटर को। अब यहाँ पे टैक्स ऑडिटर के बारे में बात होती है, करना है क्या? जी हाँ दोस्तों करना है। तो यहाँ पे देखो गिल्टी हो जाता है, गिल्टी हो जाता है क्योंकि टैक्स ऑडिटर को क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्या है इनकमिंग ऑडिटर का, कम्युनिकेटिंग इन राइटिंग विद द रिटायरिंग ऑडिटर, ऑब्जेक्ट क्या है टू असर्टन वेदर देयर आर एनी सर्कमस्टांसेस विच वारंट हिम टू नॉट एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट। ऐसा कुछ है क्या, तुमको देखना पड़ेगा। यहाँ पे है तो टैक्स ऑडिटर ने उसने सेंड नहीं किया है कम्युनिकेशन, तो गिल्टी हो जाएगा। सर ध्यान देना है, टैक्स ऑडिटर ने क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो इसका मतलब जीएसटी ऑडिटर ने भी करना है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने भी करना है। सर इंटरनल ऑडिटर ने स्टैट्यूटरी ऑडिटर के साथ में करना है क्या, ये दिक्कत आती है। तो भाई साहब यहाँ पे क्या दिखा है कि नॉट गिल्टी, क्यों? क्योंकि इंटरनल ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिप्लेसिंग पोजीशन नहीं है तुम्हारा, वो दोनों कैसे पैरेलल पोजीशन है, तो इस वजह से नॉट गिल्टी हो जाता है। लेकिन सर टैक्स ऑडिटर ने स्टैट्यूटरी ऑडिटर के साथ में करना है क्या कम्युनिकेशन, तो आईसीआई ने बोला इट इज हेल्दी प्रैक्टिस कि आप कम्युनिकेशन कर लो। क्या बोला है, हेल्दी प्रैक्टिस बोला है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग में उसने लेटर भेज दिया, गिल्टी है। सर क्यों गिल्टी है, क्योंकि यहाँ पे मेयर पोस्टिंग ऑफ लेटर अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग सफिशिएंट नहीं है, इसके साथ में तुमको कुछ तो एविडेंस चाहिए कि इन फैक्ट लेटर उसके पास में रीच हुआ है, ठीक है सर। उसके बाद में बात होती है प्रीवियस ऑडिटर ने क्वालिफाई रिपोर्ट किया है, तो सीधा जाके गिल्टी नॉट गिल्टी नहीं करना है, एक्सेप्ट नॉट एक्सेप्ट नहीं करना है। तो क्या करना है, तुमने लिखना है प्रीवियस ऑडिटर ने अगर रिपोर्ट को क्वालिफाई किया है ना, तो तुमने क्या लिखना है, एक्सेप्ट कर सकता है। कब एक्सेप्ट कर सकता है, अगर उसको लगता है कि रिटायरिंग ऑडिटर का एटीट्यूड है ना वो प्रॉपर नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, तो उस केस में एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब उसको लग रहा है कि कंपनी सही है, ऑडिटर गलत है, तो उस केस में एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन उसको लग रहा है कि ऑडिटर ही खराब है, ठीक है, तो ऑडिटर अगर खराब है तो ऑडिटर अगर अच्छा है ना तो एक्सेप्ट करोगे। अगर उसको लग रहा है कि ऑडिटर अगर अच्छा है ना, ऑडिटर अगर खराब है ना तो एक्सेप्ट कर लो, कंपनी अच्छी है ऑडिटर खराब है तो एक्सेप्ट कर लो। लेकिन ऑडिटर अगर
अच्छा है और कंपनी खराब है तो एक्सेप्ट मत करो, क्योंकि रिटायरिंग ऑडिटर ने क्या किया है, क्वालिफाई किया है रिपोर्ट को फॉर गुड एंड वैलिड रीजन। ठीक है, उसके बाद में बात आती है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड किया है 65% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आती है सर? कोई दिक्कत नहीं आती है, बस यहाँ पे क्या आता है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस आता है। तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस किसको अलाउड है? दो लोगों को, उसको एक तो गवर्नमेंट कंपनी एंड दूसरा है बैंक। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी है क्या? हाँ भाई गवर्नमेंट कंपनी है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस दिया है तो हमको कोनो दिक्कत नहीं है, नॉट गिल्टी हो जाता है। कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे सकता है, कमेंस कर सकता है वर्क, लेकिन एक्सेप्टेंस लेटर में ये तुमको एग्जाम में लिखना पड़ेगा क्या? इन एक्सेप्टेंस लेटर ही शुड मेक क्लियर टू द क्लाइंट दैट हिज एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू द प्रोफेशनल ऑब्जेक्शन इफ एनी फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिटर एंड दैट ही विल डिसाइड अबाउट हिज फाइनल एक्सेप्टेंस। डिसाइड कब होगा? आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिटर। ये तुमको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा एक्सेप्टेंस लेटर में। ठीक है सर, क्लॉज 9 के ऊपर जाते हैं। क्लॉज 9 क्या बात करता है? तुमने 139 एंड 140 सेक्शन का रिक्वायरमेंट को कंप्लाई किया क्या? उसको असर्टन करना है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आती है सर? राजा को अपॉइंट किया था एज ऑडिटर, बट उसने डिक्लाइन कर दिया, तो बोर्ड ने क्या किया है, सीए रानी को अपॉइंट किया है राजा की जगह पे, और सीए रानी ने उसको एक्सेप्ट भी कर दिया। सर गिल्टी हो जाता है। सर रानी को गिल्टी क्यों कर दिया? भाई सिंपल सी बात है, सीए राजा को अपॉइंट किया तो उसने डिक्लाइन किया है, तो सीए राजा का जो वैकेंसी है ना वो कैजुअल वैकेंसी नहीं है, तो कैजुअल वैकेंसी नहीं है तो बोर्ड उसको रानी को अपॉइंट नहीं कर सकता है। बोर्ड ने गलत किया, बोर्ड रानी को अपॉइंट नहीं कर सकता है। तो तुमने क्या लिखना है? सिंस शी एक्सेप्टेड अपॉइंटमेंट विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, उसने देखा नहीं रिक्वायरमेंट को, इस वजह से सीए रानी गिल्टी होती है। राजा का वैकेंसी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट कैजुअल वैकेंसी टू बी फिल्ड बाय बोर्ड एंड व्हेन एट एन एजीएम अगर कोई ऑडिटर अपॉइंट नहीं होता है या रीअपॉइंट नहीं होता है तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। उसके बाद में सीए मेहता ने एक्सेप्ट किया अपॉइंटमेंट आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट से सर्टिफिकेट ऑब्टेन करके तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, तुमको असर्टन करना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट इनफ नहीं है, तुमको वेरीफाई करना पड़ेगा रिलेवेंट रिकॉर्ड को, एंड तुमको असर्टन करना पड़ेगा कि कंपनी ने सेक्शन को कंप्लाई किया है कि नहीं किया है, इस वजह से गिल्टी हो जाएगा। ठीक है, विदाउट कम्युनिकेटिंग विद द प्रीवियस ऑडिटर, तुमने क्या किया है? एक्सेप्ट किया है, एंड उसके बाद में फेल टू असर्टन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 139 एंड 140। तो दोनों, एक तो कम्युनिकेट नहीं किया तो क्लॉज 8 में गिल्टी हो जाएगा, असर्टन नहीं किया तो क्लॉज 9 में गिल्टी हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्लॉज 10 आता है। एक मिनट ये तुमको दिखा देता हूँ एक बार में रेगुलेशन के एक्सेप्शन। ठीक है, तो चार्ज नहीं करना है, ऑफर्स टू चार्ज नहीं करना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या फाइंडिंग के ऊपर। ठीक है, बट इन्होंने यहाँ पे एक्सेप्शन में डाल दिया है, किसमें? रेगुलेशन 192 में उन्होंने एक्सेप्शन डाल दिया है। मतलब ये जो बंदे हैं ना इनको अलाउ किया है। कौन से बंदे सर? रिसीवर, लिक्विडेटर, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर, वैल्यूअर फॉर डायरेक्ट टैक्स पर्पस। देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, डायरेक्ट टैक्स के लिए बस वैल्यूअर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर की बात हो रही है क्या? नहीं हो रही है। काउंसिल ने अप्रूव किया हुआ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस, फंड रेजिंग सर्विसेज, डेट रिकवरी सर्विसेज, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, एंड उसके साथ में जो डिसाइड करेगा काउंसिल, उन्होंने डिसाइड क्या किया है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड नॉन एश्योरेंस सर्विसेज टू द नॉन ऑडिट क्लाइंट। तो बस हमको देखना है कि एक्सेप्शन में आता है क्या? लिक्विडेटर है, एक्सेप्शन में आता है क्या? आता है तो नॉट गिल्टी। उसके बाद में वैल्यूअर अंडर डायरेक्ट एक्सेस है, एक्सेप्शन में आता है क्या? आता है तो नॉट गिल्टी। सर हमने ऊपर एक जगह पे देखा था, क्लॉज नंबर 3 में देखा था, तुमको एक बार में दिखाई देता हूँ। हाँ यहाँ पे रहेगा, क्लॉज नंबर 3 में देखा था, रजिस्टर्ड वैल्यूअर 18% प्रोफेशनल फीस से रिसीव करने के लिए आया है। तो भाई साहब यहाँ पे और उस क्वेश्चन में दिक्कत क्यों आता है? यहाँ पे क्लॉज 10 क्यों नहीं आता है? तो सबसे पहले समझने की कोशिश करो, जो क्लॉज 10 आता है ना वो बात करता है तुम सीए हो, तुम क्लाइंट को सीधा फीस चार्ज कर रहे हो। यहाँ पे क्या दिक्कत आती है? सीए ऋषि है, मिस्टर क्रिश है, मिस्टर क्रिश है ना वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, एंड मिस्टर क्रिश से क्या कर रहा है? सीए ऋषि पैसा ले रहा है। ठीक है, तो मिस्टर ऋषि, सीए ऋषि जो है ना खुद कंपनी को चार्ज नहीं कर रहा है, कंपनी दूसरा है, ये जो क्रिश है ना वो दूसरा है। वो क्या कर रहा है? एक क्रिश से जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है ना उससे सीए ऋषि पैसा ले रहा है। तो यहाँ पे भाई साहब तुम सीधा डायरेक्टली चार्ज नहीं कर रहे हो। और दूसरी चीज, रजिस्टर्ड वैल्यूअर है ना वो क्लॉज 10 में आता ही नहीं है, वहां पे क्या आता है? डायरेक्ट टैक्स वैल्यूअर आता है। तो जब तक कि तुमको डायरेक्ट टैक्स वैल्यूअर नहीं बोला है तो तुम यहाँ पे भाई साहब उस क्लॉज में जाओ ही नहीं। वैसे तो यहाँ पे नहीं आता है, बस किसी बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, मुझे एक डाउट आया था इसकी वजह से मैंने आपको बता दिया। तो कहाँ पे आया? डायरेक्ट टैक्स वैल्यूअर नॉट गिल्टी एक्सेप्शन में आता है, रेगुलेशन 192 में आता है। सर डेट रिकवरी भी तुम्हारा आ जाता है, डेट रिकवरी सर्विसेज आ जाता है, नॉट गिल्टी हो जाएगा। सर फीस फॉर फाइलिंग 10% ऑफ टैक्स डिमांड दिया है तुमने, यहाँ पे डज नॉट प्रोवाइड एनी एश्योरेंस सर्विसेज, जो अभी हमने देखा था ना लास्ट में हमने क्या देखा था? देखो, नॉन एश्योरेंस सर्विस टू द नॉन ऑडिट क्लाइंट। तो इस केस में तुम्हारा नॉन एश्योरेंस सर्विस है, नॉन ऑडिट क्लाइंट है, तो यहाँ पे नॉट गिल्टी हो जाता है। क्लॉज 10 लिखो, 192 में तुम्हारे पास में क्या आ जाता है? अलाउड इन केस ऑफ नॉन एश्योरेंस सर्विसेज टू द नॉन ऑडिट क्लाइंट। अब यहाँ से तुम्हारा क्लॉज 11 शुरू होता है। तो
ये तो हमने देख लिया। इसके साथ में हमको देखना है 190 ए क्या बात करता है, एंगेज नहीं करना है। 191 क्या बात करता है, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है। उसके बाद में जनरल एंड स्पेसिफिक परमिशन आ जाते हैं। एक बार मैं तुमको दिखा देता हूँ क्या क्या आ जाता है। जनरली किसको अलाउ किया है, प्राइवेट ट्यूटरशिप, पार्ट टाइम ट्यूटरशिप, ऑथरशिप ऑफ बुक एंड आर्टिकल्स, एडिटरशिप ऑफ प्रोफेशनल जर्नल, ठीक है। फिर क्लासेस को अटेंड करे हो, एग्जामिन को अपेयर करे हो, वैल्यूएशन ऑफ पेपर्स, पेपर सेटर, हेड एग्जामिनर, मॉडरेटर, ऑनररी ऑफिस, लीडरशिप ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल वगैरह, ठीक है। अब यहाँ से हमने देखा है कि प्राइवेट ट्यूटरशिप एंड पार्ट टाइम ट्यूटरशिप अंडर कोचिंग, तो और उसके साथ में पार्ट टाइम एंड फुल टाइम ट्यूटरशिप है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अदर देन आईसीआई, तो यहाँ पे तुमको परमिशन लेना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। या फिर पार्ट टाइम या फुल टाइम लेक्चरशिप आता है तुम्हारा किसी आईसीआई छोड़ के किसी और सब्जेक्ट के लिए, तो भी तुमको स्पेसिफिक परमिशन लेना पड़ेगा। अब जो आईसीआई की चीज आती है ना, प्राइवेट ट्यूटरशिप आता है, पार्ट टाइम ट्यूटरशिप आईसीआई के अंडर या आईसीआई को छोड़ के अदर किसी प्राइवेट एजुकेशन में तुम जा रहे हो ना, ये सब का कंबाइन मिलाकर तुम्हारा 24 आवर्स से एक्सीड नहीं करना है टीचिंग का एक्टिविटी पूरे एक वीक में। एक वीक में 25 आवर्स से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके साथ में हमने देखा है कि एडिटरशिप ऑफ प्रोफेशनल जर्नल है ना, वो जनरली अलाउ किया है, लेकिन एडिटर्स ऑफ जर्नल्स अदर देन प्रोफेशनल जर्नल है ना, उसको जनरली नहीं, उसके लिए तुमको प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा। एंड इंटरेस्ट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए भी तुमको प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा। अब इसके बाद में क्या शुरू होता है सर, इसके बाद में ऊपर देखो एम्प्लॉयमेंट इन, देखो नीचे ही देखते हैं अपन, अगर बिजनेस कंसर्न के बारे में कुछ भी आता है ना, बिजनेस कंसर्न में एम्प्लॉयमेंट है, नॉन बिजनेस कंसर्न में एम्प्लॉयमेंट है, फैमिली बिजनेस कंसर्न में इंटरेस्ट है, या फिर बिजनेस ऑक्यूपेशन में जा रहा है ना, सबके लिए तुमको प्रायर परमिशन लगेगा। तो हमने ऊपर देखा था कि एमडी डब्ल्यूटीडी नहीं बन सकता है, एमडी डब्ल्यूटीडी के लिए तुमको प्रायर परमिशन लगेगा। ये चीज़ तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, प्रायर परमिशन के साथ में कर सकते हो, लेकिन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए फिर भी। फिर देखो जनरली किसको अलाउ किया है, सी इन प्रैक्टिस या फर्म में तुम एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो, पब्लिक इलेक्टिव ऑफिस एमपी एमएलए एमएलसी कर सकते हो, नोटरी पब्लिक, जस्टिस ऑफ द पीस, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इसमें जा सकते हो, सर्वेयर, लॉस असेसर, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, एजेंसी तो ऐसे नहीं ले सकते हो, लेकिन अगर पहले लिया है ना तो उसको कंटिन्यू कर सकते हो रिन्यूअल कमीशन के लिए, रिकवरी कंसल्टेंट बन सकते हो, एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड उसको लैंड को ओन कर सकते हो, ठीक है सर, मोटा मोटी समझ लिया। उसके बाद में देखो डायरेक्टर के केस में क्या होता है, डायरेक्टर सिंप्लिसिटर बन सकते हो, ये सारी चीजें आ जाती है। बट तुम्हारा जो है ना, देखो सब्सिडरी कंपनी का जो ऑडिटर है ना, वो डायरेक्टर, होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है, ये बात ध्यान रखो। फिर प्रमोटर सिग्नेटरी बन सकते हो, इसमें कोई बार नहीं है, इसमें तुमको स्पेसिफिक परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। एचयूएफ में अगर इंटरेस्ट है तो तुमको स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ेगी जो भी है, ठीक है। क्लॉज 11 में बात करते हैं, फुल टाइम लेक्चरर इन कॉलेज है एंड ब्रदर के बिजनेस में पार्टनर है, अप्रूवल लेना पड़ेगा, नहीं लिया है गिल्टी हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, 1/4 को बन गया, 10/4 को उसने परमिशन के लिए अप्लाई किया, तो भाई 1/4 से 10/4 क्या कर रहा था, बिना परमिशन के काम कर रहा था, गिल्टी हो जाएगा। एंगेज किया है ए टाइम में विदाउट परमिशन। कमोडिटी डेरिवेटिव में ये कहाँ से आता है सर, ईएसबी के डिसीजन से आता है। कमोडिटी डेरिवेटिव में तुमको स्पेशल परमिशन जनरल परमिशन में कवर नहीं है, इस वजह से गिल्टी हो जाता है। देखो जब भी कमोडिटी डेरिवेटिव आए ना, तो एक बात तो चेप के आना कि इट इज नॉट कवर्ड अंडर जनरल परमिशन, इसकी वजह से गिल्टी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एसएस क्या है, सब्सिडरी कंपनी है, एचएस क्या है, होल्डिंग कंपनी है। तो सब्सिडरी कंपनी का ऑडिटर है ना, उसको ऑफर हुआ है डायरेक्टरशिप होल्डिंग कंपनी का, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, नहीं लेना है, तुमने एक्सेप्ट नहीं करना है। एंड रिकवरी कंसल्टेंट जो है ना, वो ऑफर हुआ है तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हो क्या, वो जनरल परमिशन में आ जाता है, तो इसको तुम एक्सेप्ट कर सकते हो। सर दिक्कत क्या आती है पता है क्या, यहाँ पे बच्चे ना कहाँ से कुछ भी क्लॉज डाल लेते, तो यहाँ पे बस क्लॉज 11 ही आना चाहिए तुम्हारा, क्लॉज 4 सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। सर क्लॉज 4 क्यों आएगा, क्लॉज 4 क्यों आएगा, मैं तुमको बता देता हूँ, बच्चों के दिमाग में ऐसा क्यों आता है। यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे हमने देखा है ना, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट हियर इन shall disendal CA from being director of the company unless he or his partner is interested in such company as a auditor। सर दोनों में फर्क क्या आता है, देखो जब हम सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे ना आगे जाके, वो ऑडिटर की कैपेसिटी में जा रहा है वहां पे, यहाँ पे तुम डायरेक्टर की कैपेसिटी में जा रहे हो, तो डायरेक्टर की कैपेसिटी, डायरेक्टर बनने जा रहे हो ना, तो यहाँ पे क्लॉज 11 में जा रहा है। अगर ऑडिटर होता तो क्लॉज 4 में आता, ठीक है। तो इस वजह से क्लॉज 4 नहीं होना चाहिए तुम्हारा, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आना चाहिए, आंसर में मार्क्स कटेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद में कमोडिटी है, तो मैंने बोला नॉट कवर्ड अंडर जनरल परमिशन, लिख के आ जाओ, गिल्टी कर दो। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है देखो भाई साहब, एफएनओ डेरिवेटिव इक्विटी में जा रहा है, उसके बाद में करेंसी में जा रहा है, और कमोडिटी में क्या होता है उसका पूछा है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, देखो
यहाँ पे क्रक्स है पूरा तुम्हारा, ठीक है, डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन का। सबसे पहले, परमिसिबल फॉर ए मेंबर इन प्रैक्टिस टू एंगेज इन डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन इन हिज पर्सनल कैपेसिटी बट नॉट इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। एक तो चीज आती है कि प्रोफेशनल कैपेसिटी में तो अलाउ ही नहीं है, पर्सनल कैपेसिटी में कर सकता है, लेकिन इसके साथ में इक्विटी एंड करेंसी डेरिवेटिव है ना, वो अलाउ किया है उसको। मेंबर आर अलाउड टू ट्रांजैक्ट इन इक्विटी एंड करेंसी डेरिवेटिव, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू टेक परमिशन फ्रॉम द काउंसिल। लेकिन कमोडिटी डेरिवेटिव में नॉट परमिसिबल है, गिल्टी हो जाएगा, नॉट कवर्ड अंडर जनरल परमिशन। कमोडिटी डेरिवेटिव में ऐसा माना जाता है कि तुम कमोडिटी डेरिवेटिव में ट्रांजैक्ट कर रहे हो, मतलब बिजनेस कर रहे हो अलग से, इस वजह से तुम्हारा यहाँ पे कमोडिटी के लिए गिल्टी हो जाएगा। सर स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आ जाता है, कमोडिटी डेरिवेटिव आता है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आता है। स्पेशल मैजिस्ट्रेट डायरेक्टर तो नॉट गिल्टी हो जाएगा, कवर है जनरल परमिशन में। कमोडिटी तो नॉट कवर अंडर जनरल परमिशन, तो गिल्टी हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के लिए यहाँ पे लिखा है कि उसको स्पेशल परमिशन मिला है, तो स्पेशल परमिशन मिला है तो नॉट गिल्टी हो जाता है। खत्म। देखो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का कंपनी है, उसमें तुम क्या बने हो, एमडी बने हो विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन। उसने रिटेन भी किया है सीओपी, नहीं उसका एक जो फ्रेंड है ना वो बात कर रहा है कि वो अभी सीओपी को रिटेन नहीं कर सकता है, अटेस्ट फंक्शन नहीं कर सकता है एंड आर्टिकल को ट्रेन नहीं कर सकता है, उसके दोस्त ने बोला है। तो अपन क्या बोलेंगे, देखो नॉट गिल्टी है। नॉट गिल्टी क्यों है सर, वो जो बॉडी कॉर्पोरेट है ना, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट बस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा है ना, तो उसमें तुम एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर बन सकते हो, इसमें कोई बार नहीं है, इसे तुमको अलाउ किया है। अब यहाँ पे ना उसमें अगर तुम बनते हो एमडी डब्ल्यूटीडी तो भी तुम सीओपी फुल टाइम सीओपी को रिटेन कर सकते हो और साथ में अटेस्ट फंक्शन भी कर सकते हो, साथ में आर्टिकल को भी ट्रेन कर सकते हो, और इसमें इक्विटी होल्डिंग का क्वांटम कितना भी हो इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है सर। फिर प्रमोटर डायरेक्टर बना है एंड स्लीपिंग पार्टनर बना है, तो देखो प्रमोटर डायरेक्टर तो अलाउ किया है, नॉट गिल्टी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जनरल परमिशन है, परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन स्लीपिंग पार्टनर बना है फैमिली बिजनेस में, यहाँ पे तो परमिशन चाहिए ना, तो स्लीपिंग पार्टनर के लिए गिल्टी हो जाता है, विदाउट परमिशन जा रहा है। ओनर है डोमेन कैप डॉट नेट का, उसने डोमेन सेल किया है 2,25,000 के लिए, ठीक है। तो ये डोमेन सेल किया मतलब दूसरा एक्टिविटी आया, दूसरा बिजनेस आया, अदर बिजनेस ऑक्यूपेशन में एंटर किया है विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ, जो है ना प्रोहिबिट किया है, इसकी वजह से गिल्टी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए यहाँ पे ऑफर्ड एडिटरशिप ऑफ कंपनी ऑडिट जर्नल, तो यहाँ पे नॉट गिल्टी है भाई साहब, प्रोफेशनल जर्नल है, कंपनी ऑडिट का जर्नल प्रोफेशनल जर्नल है, इसके लिए अलाउ किया जाता है। पार्टनरशिप विथ नॉन मेंबर है एंड बिजनेस में पार्ट भी लिया है, देखो एक तो पार्टनरशिप में आता है तो क्लॉज 4 आ जाता है, क्लॉज 4 आ गया, पार्टनरशिप में गया है, नॉन मेंबर है, नॉन मेंबर है तो अपन को कैसे पता एक्सेप्शन में आता है कि नहीं आता है, अपन ने एजम किया कि एक्सेप्शन में नहीं आता है, तो पार्टनरशिप में गए तो गिल्टी कर देंगे। अब बिजनेस में पार्ट लिया है भाई, बिजनेस में लिया है तो क्लॉज 11 भी आएगा, क्योंकि बिजनेस में प्रायर अप्रूवल के बिना एंटर किया है। क्लॉज 10 क्लॉज 12 कब आता है भाई, क्लॉज 12 आता है साइन किया है तो, देखो एम्प्लॉय सीए ने साइन किया है रिपोर्ट, तो सीए ने अगर उसको पावर दिया है ना, मतलब सीए ने उसको अलाउ किया है, किसको, एम्प्लॉय सीए को नहीं कर सकता, बस पार्टनर को करा सकता है, तो क्लॉज 12 में गिल्टी हो जाएगा, क्लॉज 12 में गिल्टी हो जाएगा, नॉट अ पार्टनर ऑफ द पार्टनर बट अ मेंबर ऑफ आईसीआई। तो इसके साथ में उन्होंने क्लॉज 1 पार्ट 2 भी लिखा है, क्यों लिखा है सर, क्योंकि इन्होंने सेक्शन 27 दिया है, तो आपको याद होता है तो लिखो, नहीं तो बस क्लॉज 12 लिखा तो भी तुमको मार्क्स तो आ जाएंगे, थोड़े बहुत कट सकते हैं एक आध, बट याद होता है तो दोनों लिखो। अभी क्वेश्चन स्पेसिफिक कैसे लिखेंगे भाई, क्वेश्चन स्पेसिफिक आता है तो क्या करें, ऐसे ऐसे ही करता है भाई, हम क्या कर सकते हैं अभी इसमें। सी ए स्मार्ट यूरोप के ऊपर घूमने गया, यूरोप में घूमने गया है, उसने क्या किया है, उसके असिस्टेंट को डायरेक्ट किया है कि भाई साइन कर ले एंड इशू कर ले स्टॉक सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आती है, साइन करने के लिए अलाउ कर दिया भाई, असिस्टेंट है, असिस्टेंट को अलाउ किया तो गिल्टी हो जाएगा, वो तुम्हारा पार्टनर नहीं है। डेलीगेट की अथॉरिटी, डेलीगेट में क्या किया है, नेटवर्क सर्टिफिकेट देना एंड जीएसटी प्रोसीडिंग। अब नेटवर्क सर्टिफिकेट है ना, यहाँ पे गिल्टी हो जाएगा, गिल्टी हो जाएगा, एंड जीएसटी प्रोसीडिंग में गिल्टी नहीं है भाई साहब। इसमें देखो कहाँ से समझेगा तुमको, क्लॉज 12 में तुम्हारे पास में ये सारी चीजें आ जाती है, अगर इसमें अगर आ जाता है ना, अदर मैटर कर देते हैं, ऑफिस एडमिन के रूटीन वर्क के कर देते हैं ना, तो गिल्टी नहीं होता है, ठीक है। बस सर्टिफिकेशन का वर्क बैलेंस शीट वगैरह साइन कर रहे हैं ना, तो तुम्हारा गिल्टी हो जाता है, ठीक है। तो नेटवर्क सर्टिफिकेट साइन कर रहा है तो गिल्टी होगा, जीएसटी प्रोसीडिंग में गिल्टी नहीं है, ठीक है। इसके बाद में डेलीगेट किया ये सारे काम। अब इसमें दिक्कत कहाँ पे आती है, बस एफएस साइन करना, डेलीगेट कर दिया, तो ये नहीं करना चाहिए था भाई साहब, तो इसको क्या हो जाता है, गिल्टी हो जाता है, ये बस इसकी वजह से गिल्टी होता है, ये सारे तो अलाउड है, ठीक है। उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट है, सर इसको क्यों हाईलाइट किया है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट है, इसका मतलब ही क्या है, एम्प्लॉई है, मतलब क्लॉज चेंज हो गया तुम्हारा, पीएमपी से आगे बढ़ो, पीएमएस में आ जाओ, पीएमएस में आ जाओ, तो वाइस प्रेसिडेंट है, एम्प्लॉय है, लॉयर के साथ में उसने रिसीव करने के लिए, रिसीव मतलब तुम्हारा क्लॉज 2 आ जाएगा, क्लॉज 2 में तुमने रिसीव करने के लिए उसको बोला है, तो क्लॉज 2 पार्ट 2 फर्स्ट शेड्यूल में तुम्हारा क्या हो जाएगा, गिल्टी हो जाएगा, लॉयर, सीए, ब्रोकर, एजेंट या कंपनी से तुमने रिसीव नहीं करना है,
ठीक है, बस क्लॉज चेप के आ जाओ और कुछ नहीं। एम्प्लॉयमेंट में है, मतलब एम्प्लॉय है, लॉयर से फी लिया है तो गिल्टी हो जाएगा, सेम टू सेम चीज़। एम्प्लॉयमेंट में है, लॉयर से फी लिया, सेम टू सेम, क्लॉज 2 में गिल्टी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आता है देखो, यहाँ पे क्या आता है, क्लॉज 2 पार्ट 3 में गया, क्लॉज 2 पार्ट 3 में गया। अब कहाँ पे गया सर, कहाँ पे गया, पार्ट 3 क्लॉज 2 में गया। कुछ इन्फॉर्मेशन आईसीआई को नहीं दिया है, तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन मांगा, नहीं दिया। फर्स्ट शेड्यूल में आता है क्लॉज, फर्स्ट शेड्यूल में आता है, पार्ट 3 में क्लॉज 2 में आता है। क्या इन्फॉर्मेशन मांगा है, सीओपी को अप्लाई करते समय कुछ इन्फॉर्मेशन उसने फिल नहीं किया, गिल्टी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फेल्स टू रिप्लाई, फेल्स टू रिस्पॉन्ड, गिल्टी हो जाएगा। फेल्स टू रिस्पॉन्ड, गिल्टी हो जाएगा। फेल टू रीपे लोन, गिल्टी हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे देखो, अब ये चीज क्या है सर, यहाँ पे देखो सर, क्लॉज 1 में यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लॉज 2 में क्वेश्चन आ जाता है, लॉयर के बारे में ज्यादातर बात होती है। फिर क्लॉज पार्ट 3 में तुम्हारा क्लॉज 1 में बात नहीं होती है, क्लॉज 3 में क्वेश्चन नहीं बनता है, बस क्लॉज 2 में क्वेश्चन बनता है। एंड यहाँ पे पार्ट 4 में क्लॉज 1 में क्वेश्चन नहीं बनता है, बस यहाँ पे क्वेश्चन बनता है क्लॉज 2 में। क्या बात होती है, ब्रिंग्स डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन। तो यहाँ पे जो बात आ रही है ना तुम्हारी, क्या बात आ रही है, देखो ये सारी चीजें कहाँ पे गिल्टी हो रहा है, क्लॉज 2 पार्ट 4 में गिल्टी हो रहा है। तो ये जो तुम्हारा जो डिसरिप्यूट है ना, वो कैसे आता है उसके बारे में समझ दो। क्या, अगर लोन को रिपे नहीं करते हो, लोन को या ओवरड्राफ्ट को रिपे नहीं करते हो, बुक्स को रिटर्न नहीं करते हो, या फिर इनसफिशिएंट फंड आता है, तुम किसी पेमेंट कर रहे हो, इनसफिशिएंट फंड आता है चेक के बारे में, और इसके साथ में ही तुम्हारे अकाउंट में कुछ 2,70,000 क्रेडिट हो गए एंड 5,000 तुम्हारे पास में पहले से थे, तुमने क्या किया, 275 को विड्रॉ किया एंड घर गए, अकाउंट को बंद कर दिया, अकाउंट को बंद कर दिया। बाद में बैंक तुमको पैसे मांगने आया तो बैंक को तुमने पैसे नहीं दिए, तो इस केस में बैंक क्या इसको गिल्टी कर सकता है क्या, जी हाँ गिल्टी कर सकता है। कहाँ पे गिल्टी कर सकता है, डिसरेप्यूट के क्लॉज में, तुम्हारा क्लॉज 2 पार्ट 4 फर्स्ट शेड्यूल में गिल्टी कर सकता है। आ जाइए भाई साहब सेकंड शेड्यूल में, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दिया भाई ने इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दिया, तो भाई साहब क्या हो जाएगा, गिल्टी हो जाएगा। फिर देखो ऊपर कहाँ पे डिस्क्लोज किया है उसने, पेपर प्रेजेंटेशन के केस में कुछ तो डिस्क्लोज किया है, यहाँ पे सेमिनार में उसने इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया है, तो भी गिल्टी हो जाएगा। हमको पता नहीं, गिल्टी तो करोगे भाई करोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, ऑडिटर का एंड कंपनी का झगड़ा हो गया है। झगड़े में उन्होंने क्या किया, ऑडिटर को रिमूव कर दिया, गुस्से में आके ऑडिटर ने क्या किया है, उसने बता दिया किसको, आरओसी को बता दिया कि इस कंपनी में फिक्स एसेट का नॉन एग्जिस्टेंस है एंड बोगस क्रिएटर है करके। अब यहाँ पे इमोशनल नहीं होना है कि सीए ने सही किया गलत किया, उसको भाड़ में जाने दो। अब ध्यान रखो कि क्लॉज 1 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल में सीए को गिल्टी करोगे, क्योंकि यहाँ पे तुमने इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया है विदाउट कंसेंट ऑफ क्लाइंट एंड तुम्हारा रिक्वायरमेंट भी नहीं है, विदाउट देयर बिंग एनी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। ठीक है, इमोशनल नहीं होना है। ठीक है, फिर क्लॉज 3 क्या बात करता है, तुमने क्या करना है, प्रोजेक्शन में तुम इन्वॉल्व हुए हो, प्रोजेक्शन में इन्वॉल्व हुए तो गिल्टी होना चाहिए, बट अगर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, बेसिस ऑफ फोरकास्ट एंड मेजर एजम्पशन सब कुछ बता देते हो तो गिल्टी नहीं करोगे, नॉट गिल्टी करोगे, क्योंकि तुमने क्या किया है, क्लियरली रिपोर्ट में अपने इंडिकेट किया है सोर्स, बेसिस एंड तुम्हारा मेजर एजम्पशंस। ठीक है, एंड साथ में ये भी लिखना है, नॉट वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट। ठीक है, उसके बाद में डायरेक्टर सिंप्लिसिटर बन सकते हो क्या, जी हाँ, नहीं, डायरेक्टर सिंप्लिसिटर थे तुम पहले, और 18 महीने के बाद में तुमको क्या करना है, उसका ऑडिट करना है। तो 18 महीने नहीं सर, 2 साल। कहाँ पे है सर, एक मिनट, ये देखो क्लॉज 4 के बारे में बात होती है, इसमें तुमको देखना है ओपिनियन या सर्टिफिकेट के ऊपर तुम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो, मतलब ऑडिट रिपोर्ट या सर्टिफिकेट दे रहे हो जहाँ पे तुम्हारा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो ये क्लॉज ट्रिगर होगा। इसके लिए तुमको ना ये जो चीज यहाँ पे दी है ना, इसको ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे आएगा, कंपनी के लिक्विडेटर जो है ना, वो कंपनी के एफएस का ऑडिट नहीं कर सकते। सर यहाँ पे एक चीज तो समझनी पड़ेगी तुमको, तुम यहाँ पे ऑडिटर बनते जा रहे हो, ऑडिटर बनने जा रहे हो, तो लिक्विडेटर जो है ना, वो उस कंपनी का एफएस को साइन नहीं करेगा, एम्प्लॉय जो है ना उस कंपनी का ऑडिट नहीं करेगा, पार्ट टाइम लेक्चरर हो तो कॉलेज का ऑडिट नहीं करोगे, ट्रस्ट का ऑडिट नहीं करोगे अगर पार्टनर एम्प्लॉय है या तुम ट्रस्टी हो उस केस में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट क्लाइंट के तुम क्या करोगे, राइट नहीं करोगे, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, ये 2 काम साथ में नहीं करोगे। इंटरनल ऑडिटर है ना, टैक्स ऑडिटर, जीएसटी ऑडिटर का काम साथ में नहीं करोगे। और अगर पहले तुम डायरेक्टर थे ना, तो 2 साल तक तुम ऑडिट उसका एक्सेप्ट नहीं करोगे, एंड उसके बाद में बाकी सारी चीजें। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। गिवन केस में क्या हुआ है देखो, गिवन केस में 18 मंथ है ना, तो यहाँ पे 2 साल कंप्लीट नहीं हुए, तो इस वजह से गिल्टी हो जाएगा। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आता है, 2 साल तक तुमको रुकना पड़ेगा, जब से तुम्हारा क्या हो जाता है, कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर से तुमको 2 साल रुकना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है देखो, यहाँ पे क्या किया है तुमने, कॉस्ट कॉस्ट का कुछ तो, कॉस्टिंग का तुमने कुछ तो काम किया है। ठीक है, कॉस्टिंग का काम किया है, और तुम्हारा जो पार्टनर है ना, उस कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो भाई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तो आ गया, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ गया तो गिल्टी करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे कॉस्टिंग का काम है, ऑडिटर का काम नहीं है, यहाँ पे सर्टिफिकेशन का काम नहीं है, कॉस्टिंग का काम है, मतलब मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम है। यहाँ पे तुम अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हो एफएस के ऊपर।
टर्नओवर सर्टिफिकेट दिया है, भाई जो है ना वो प्रोपराइटर है, तो भाई साहब यहाँ पे मैंने आपको बोला बस ऑडिट रिपोर्ट नहीं देखना है, सर्टिफिकेट आता है ना तो भी आ जाएगा, यहाँ पे तो भी आ जाएगा, तो भाई ये तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ जाएगा, गिल्टी हो जाओगे। रिलेटेड पार्टी एज 18 में तुम्हारा भाई जो है ना वो रिलेटेड बन जाता है, ठीक है। फिर स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, यहाँ पे क्या दिखाए, क्या लिखा है देखो, स्पाउसेस का, सिस्टर्स का, हस्बैंड। स्पाउसेस मतलब मान लीजिए आप अगर हस्बैंड हो तो बीवी के बहन का पति जो है ना वो कंपनी में ओनर है, तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ जाएगी, नॉट गिल्टी, कुछ दिक्कत नहीं है सर। बीवी की बहन का भाई बीवी के क्या है, बीवी के बहन का पति जो है ना वो तुम्हारे AS 18 के डेफिनेशन में नहीं आता है, इतना दूर का रिश्ता नहीं देखेंगे अपन, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बात होती है देखो, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन को तुमको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है देखो, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के लिए, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड से कंपनी ने लोन लिया है 12 लाख का और इसको रिफ्लेक्ट नहीं किया है। सर क्लॉज 5 एंड क्लॉज 6 के बारे में जब बात होती है ना, तो यहाँ पे देखना है, मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया तो फेल हो जाते हो, मटेरियल मिसस्टेटमेंट को रिपोर्ट नहीं किया तो फेल हो जाते हो। हालांकि इसका वर्डिंग ऐसा है, बट अगर तुम जब क्वेश्चन देखने जाते हो ना, क्वेश्चन क्लॉज 6 के ऊपर सेपरेट कोई क्वेश्चन है ही नहीं है, या तो क्वेश्चन क्लॉज 5 में गिल्टी करेगा या फिर क्लॉज 5 एंड 6 दोनों साथ में गिल्टी करेगा। तो बस तुमको देखना है कि दोनों साथ में गिल्टी कब करता है ना, या फिर क्लॉज 5 में ही सारी चीजें गिल्टी हो जाती है, ठीक है। ये बात तुमने ध्यान देनी है जहाँ पे हमारे पास में जितने क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। तो सारी चीजें कहाँ पे गिल्टी हो रहा है, क्लॉज 5 में गिल्टी हो रहा है। इसको तुम एक बार थोड़ा साइड में रखो, इसके ऊपर मैं और एक बार आऊंगा वापस, ठीक है। तो मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया एफएस में तो गिल्टी करोगे। उसके बाद में डिस्क्लोजर दिया नहीं है, डिस्क्लोजर नहीं दिया मतलब मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया है। 4.35 CR है, 26 करोड़ का बैलेंस शीट है, तो 4 करोड़ मटेरियल मानेंगे अपन, 320 के हिसाब से मटेरियल मानेंगे तो गिल्टी हो जाएगा क्योंकि डिस्क्लोजर नहीं दिया है, ठीक है। इसके बाद में एक्सपेंडिचर ट्रस्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें एक्सपेंडिचर वाज नॉट अप्लाइड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट, और उसने इन्फॉर्म किया है मैटर बोर्ड को, बोर्ड ऑफ द ट्रस्टीज को थ्रू सेपरेट रिपोर्ट, बट उसने रिपोर्ट को क्वालिफाई नहीं किया है। तो सर तुमको लगेगा मटेरियल में स्टेटमेंट है, बट इन्होंने क्या किया है, क्लॉज 5 अगेन डाल दिया है, क्योंकि गिल्टी कर दिया है क्योंकि अनुज वॉज अवेयर ऑफ सम पार्ट ऑफ द एक्सपेंसेस नॉट अप्लाई टुवर्ड्स पर्पस, ये सब उन्होंने फालतू की बात करी है। रिपोर्ट विदाउट एनी क्वालिफिकेशन इन नॉट इन ऑर्डर, तो ये उन्होंने बता दिया, तो अगेन यहाँ पे क्लॉज 5 ही आया है। तो सर क्लॉज 5 एंड 6 कहाँ पे आता है, टैक्स अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटी या जीएसटी आता है ना, जहाँ पे तुम क्या करते हो, क्लाइंट के बिहाफ पे इन्फॉर्मेशन सबमिट कर रहे हो ना, तो उस केस में अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत भी हो जाता है ना तो भी तुम नॉट गिल्टी होते हो। सर मैंने क्या बोला, अगर इन्फॉर्मेशन गलत भी हो जाता है तो भी तुम नॉट गिल्टी होते हो। बस यहाँ पे ऐसा चीज आता है जहाँ पे क्लॉज 6 आता है, तो क्लॉज 5 के साथ में 6 मेंशन कर लेना, ठीक है। तो क्या लिखना है तुमने, कंटेंट देखो, सबमिटेड स्टेटमेंट्स बिफोर जीएसटी अथॉरिटीज आर बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट, अल्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं वर बेस्ड ऑन द इनकरेक्ट फैक्ट एंड मिसलीडिंग, ही हैड सबमिटेड देम एक्टिंग ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज क्लाइंट एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो उसने क्या किया है, बस सबमिट किया इन्फॉर्मेशन जो क्लाइंट ने दिया है, तो उसके बीच में तुम क्या कर रहे हो, उसके बीच में तुमको गिल्टी करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है सर। फिर क्लॉज 7 बात करता है, तो सर ज्यादातर चीज में ना तुमको कंफ्यूजन होगा क्लॉज 2 में, 8 में एंड 7 में। एक बार क्या करता हूँ मैं तुमको दिखा देता हूँ यहाँ से, ठीक है सर। क्लॉज 2 क्या बात करता है, सर्टिफाई सबमिट करता है तुम्हारे नाम पे रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ एफएस, मतलब ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हो अनलेस वो एग्जामिनेशन कंडक्ट ही नहीं किया है। सर एग्जामिनेशन कौन करेगा, तुम खुद करोगे, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारे एम्प्लॉय करोगे, या फिर अदर सीएन प्रैक्टिस करेगा। सर ये क्लॉज क्यों आया है मैं तुमको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, जो टैक्स कंसल्टेंट आते हैं ना, टैक्स कंसल्टेंट क्या करेंगे, काम करते CSA साइन करके लेते, ये नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से क्लॉज 2 आता है, ये नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से क्लॉज 2 आता है। तो ये क्लॉज 2 कब आएगा, जब टैक्स कंसल्टेंट वगैरह आते हैं ना, उसके उसके लिए आना चाहिए जनरली, ठीक है। उसके बाद में क्लॉज 7 है ना, क्लॉज 7 क्या बात करता है, ग्रॉस निग्लिजेंटली काम किया या फिर ड्यू डिलीजेंस को एक्सरसाइज नहीं किया है, ये बहुत वास्ट आता है, इसमें सारी चीजें तुम गिल्टी कर सकते हो जहाँ पे भी सीए ने अच्छा काम नहीं किया है। क्लॉज 8 क्या बात करता है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन तुमको ऑब्टेन करनी चाहिए थी, बट वो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन तुमने ऑब्टेन नहीं करी है ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए एफएस के ऊपर। हालांकि इसने बोला है ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए, बट उसके साथ में सर्टिफिकेशन भी आता है। अगर तुम डिटेल में जाके चेक नहीं करते हो ना, डिटेल में जाके चेक नहीं करते हो तो क्लॉज 8 आएगा। मैंने क्या कहा, डिटेल में जाके चेक नहीं करते हो तो क्लॉज 8 आएगा, चेक ही नहीं करते हो तो क्लॉज 7 आ जाएगा। एंड क्लॉज 9 के लिए तो 2 ही एग्जांपल है, मैंने आपको बता दिए, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। बस क्लॉज 2 कहाँ पे होता है वो तुमको देखना है, बाकी खत्म। क्लॉज 2 हमने देखा है क्या, ऊपर आया ही नहीं ना, देखो क्लॉज 2 के बारे में बात ही नहीं करी है, ठीक है। तो आइए नीचे क्लॉज 7 जो है ना, इसमें बहुत ज्यादा चीजें क्या हो जाती है, गिल्टी हो जाती है, तो जनरली क्लॉज 7 को चेप के आना है। तो यहाँ पे क्या किया है, सर्टिफाई किया है तुमने कुछ फिगर को
सर्टिफाइड किया है तुमने कुछ फिगर को जो बेस्ड ऑन एमआईएस रिपोर्ट बिना एग्जामिन करे। अगर एग्जामिन ही नहीं किया है मतलब क्या है, गिल्टी करोगे। ग्रॉस नेग्लिजेंस ड्यू डिलिजेंस को एक्सरसाइज नहीं किया है तो गिल्टी हो जाओगे। उसके बाद में कंप्लीट नहीं किया वर्क को एंड ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया टाइम के ऊपर तो भी गिल्टी हो जाओगे। सेम रीजन लिख के आना है, क्या ग्रॉस नेग्लिजेंट या फिर ड्यू डिलिजेंटली काम नहीं किया है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ विजिटिंग द साइट वेयर स्टॉक वॉज लाइंग द फर्म ने रिलाई किया एमआईएस रिपोर्ट के ऊपर, तो इस केस में तुम क्या करोगे, गिल्टी करोगे, क्योंकि विजिट नहीं किया साइट को, एमआईएस रिपोर्ट के ऊपर रिलाई किया है। ये सारी चीजें इनकरेक्ट है क्योंकि तुमको असर्टन करना पड़ेगा एग्जिस्टेंस को, फिजिकल कंडीशन को एंड करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक एक्सेट्रा को। ये इसेंशियल है। सबमिटिंग स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट विदाउट फिजिकल वेरीफाइंग स्टॉक अमाउंट टू ग्रॉस नेग्लिजेंस। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्लॉज 7 में गिल्टी हो जाओगे। अब यहाँ पे देखो क्या दिक्कत हुई है, एक कंपनी है ना, कंपनी ने क्या किया है, एक जो डायरेक्टर है ना उसको रिमूव करना था, तो डायरेक्टर के रेजिग्नेशन के ऊपर क्या किया है उसने, साइन को उसके कॉपी पेस्ट किया है। तो यहाँ पे सीए ने उसको डीएससी लगा के अटैच करके कर दिया। अब यहाँ पे सीए ने क्या किया है, विदाउट वेरीफाइंग जेन्युइननेस ऑफ द रेजिग्नेशन लेटर, मतलब उसने देखा ही नहीं कि वो जो डायरेक्टर जिस रिजाइन कर रहा है ना उसका साइन कॉपी पेस्ट किया है, उसने ये देखे बिना ही उसने डीएससी लगा के फॉर्म को साइन कर दिया, तो यहाँ पे गिल्टी हो जाएगा। कहाँ पे, क्लॉज 7 में गिल्टी हो जाएगा, क्योंकि उसने कोई स्टेप्स नहीं लिए टू वेरीफाई फोर्ज सिग्नेचर ऑन रेजिग्नेशन लेटर। ठीक है, उसके बाद में यूवी जो है प्रैक्टिस कर रहा है, एडवाइस किया है उसने एमडी ऑफ कंपनी को कि क्या कर, तू इंक्लूड कर, मतलब ऐड कर, किसमें ऐड कर, ऑर्डर्स अंडर नेगोशिएशन सेल्स में ऐड कर, मतलब सेल को बढ़ा चढ़ा के दिखा, ऐसा खुद बोल रहा है। एंड उसके साथ में हायर प्रॉफिट दिखेगा, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा दिखेगा, ये बता रहा है। एंड साथ में रिपोर्ट भी उसने क्या किया है, क्लीन रिपोर्ट दिया है, मतलब ऑडिट रिपोर्ट क्लीन दिया है, तो यहाँ पे गिल्टी हो जाएगा सर। यहाँ पे क्लॉज 7 में तो गिल्टी हो ही जाता है। क्लॉज 2 पार्ट 4 क्या था ये सर, ये था डिसरिप्यूट भी तुमने कर दिया। क्यों डिसरिप्यूट कर दिया सर, ऐसी गंदी गंदी चीजें तुम क्लाइंट को एडवाइस कर रहे हो ना, तो हमारा सीए का नाम खराब हो रहा है। तो प्रोफेशन बाय एडवाइस, डिसरिप्यूट कर दिया प्रोफेशन को बाय एडवाइजिंग अनएथिकल प्रैक्टिस। ठीक है, तो एक तो क्लीन रिपोर्ट दे दिया तो ये तो हो ही गया, बट साथ में क्लॉज 2 पार्ट 4 भी आ जाएगा। कंपनी ने किसी ने फ्रॉड किया है और ये ऑडिटर को फाइन नहीं हुआ है, ऐसा तुमको क्वेश्चन आएगा। और साथ में जब इन्वेस्टिगेशन हो गया ना तो समझ में आता है कि ऑडिटर ने एक्सरसाइज नहीं किया प्रॉपर स्किल एंड केयर को, तो उस केस में गिल्टी करोगे। अब यहाँ पे तुमको एक तो पता है कि क्लॉज 7 में तो गिल्टी करोगे, बस यहाँ पे क्लॉज 7 के साथ में ऐसे 240 भी लिख के आना है सर। क्यों, क्योंकि फ्रॉड के बारे में बात होती है ना, तो इन्वेस्टिगेशन में समझ में आता है कि ऑडिटर ने डिड नॉट एक्सरसाइज रीजनेबल स्किल एंड केयर, तो उस केस में तुम्हारा क्या हो जाएगा, गिल्टी हो जाएगा क्लॉज 7 में। लेकिन साथ में ये भी लिखना है कि 240 में इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ऑडिटर डिड नॉट प्लान एंड परफॉर्म, उसने प्लान एंड परफॉर्म नहीं किया ऑडिट विद एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम चीज आती है, पीएसयू में फ्रॉड डिटेक्ट किया फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो समझ में आ जाता है, तो यहाँ पे भी गिल्टी करो 7 के साथ में 240 सेम चीज आती है। सर्टिफिकेट को इशू कर दिया है विदाउट गोइंग इनटू मोस्ट एलिमेंट्री डिटेल। देखो यहाँ पे बात क्या आती है, मोस्ट एलिमेंट्री डिटेल। ऊपर क्या बात आती है, एमआईएस रिपोर्ट के ऊपर रिलाई किया, ऐसे कुछ फालतू की बात आती है ना, एमआईएस रिपोर्ट वगैरह, तो क्लॉज 7 में आ जाएगा। लेकिन मोस्ट एलिमेंट्री डिटेल मतलब सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन तुमने ऑब्टेन नहीं करी है, तो कहाँ पे आएगा, क्लॉज 8 में आएगा। ये चीज तुमको छोटी छोटी ध्यान देनी पड़ेगी। कहाँ पे, मोस्ट एलिमेंट्री डिटेल अगर आता है ना, इसमें नहीं गया है तो मतलब सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं करी है, इसमें आएगा। अब सर देखो ये क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन तुमको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, इन्वेस्टमेंट है 12 लाख का, लास्ट ईयर में जो था उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, बट बाद में समझ में आता है जो 12 लाख का इन्वेस्टमेंट था ना एक्चुअल में 25,000 का ही था। यहाँ पे तुम्हारे नंबर चेंज होके आएंगे, 25 की जगह 40,000 वगैरह आ जाएगा, बट क्वेश्चन सेम ही है। 12 लाख का इन्वेस्टमेंट 25,000 का ही एक्चुअल में था, तो सर यहाँ पे क्लॉज 2 आता है, क्लॉज 7 आता है, क्लॉज 8 आता है, ये एक जगह पे आता है बस। क्लॉज 2 7 एंड 8 साथ में आता है, तो इसको बस तुमको ध्यान देना पड़ेगा। क्लॉज 2 एग्जामिन किए बिना ही तुमने क्या किया है, बैलेंस शीट के ऊपर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया है। 8 क्यों आता है, फेल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। 7 क्यों आता है, नेग्लिजेंस किया है तुमने। ठीक है, तो फेल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, ऑडिटर शुड वेरीफाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर वैल्यू फिजिकल एग्जिस्टेंस तुमने चेक करना चाहिए था। ऑडिटर फेल हो चुका है, उसने सिंपली रिलाई किया है मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, इसकी वजह से दिक्कत हो गई भाई। ठीक है, फिर बात आती है स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है ना, मैंने आपको बोला था स्टैट्यूटरी ऑडिटर है लिस्टेड कंपनी का, पेयर रिव्यू प्रोसेस उसका कभी हुआ ही नहीं है, फिर भी उसने एक्सेप्ट किया तो गिल्टी हो जाएगा। क्या लिखना है देखो, आंसर का पार्ट क्या होना चाहिए, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ द लिस्टेड कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट शैल बी डन ओनली by only those auditor who have subjected themselves to the peer review process of institute and hold a valid certificate issued by the peer review board of ICI। ये तुम्हारा कंटेंट जानना चाहिए। ये क्लॉज 9 में गिल्टी होता है सर,
इसके साथ में तुम क्लॉज 1 पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल का भी चेप के आ सकते हो, एक्ट का कॉन्ट्रवेंशन वगैरह वो सारी चीज़ें। ठीक है, इसके साथ में यूडिन वाला एक क्वेश्चन आता है, नीचे आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर बात आती है ऑडिटर। हाँ, अब यहाँ पे क्या बात आती है, क्लॉज 10 बात आता है। क्लॉज 10 क्या बात करता है, क्लाइंट का पैसा क्लाइंट के काम के लिए सेपरेट अकाउंट में रख दो और उसी पर्पस के लिए यूज करो, इसमें एडवांस नहीं आता है। ठीक है, 10 लाख आए उसके पास में, ऑडिटर ने डिपॉजिट किया सेविंग अकाउंट में, क्यों आए थे, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे गिल्टी हो जाएगा। क्यों सर, इन्वेस्ट करना था इन्वेस्ट करो एंड सेपरेट अकाउंट में भी नहीं रखा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, गिल्टी हो जाएगा। सर 2 लाख रुपए आए एडवांस टैक्स भरने के लिए, उसने क्या किया, खुद के पर्पस के लिए यूज किया, तो ओन पर्पस के लिए यूज नहीं किया, सेपरेट अकाउंट में नहीं रखा, तो गिल्टी हो जाएगा। सर 20 लाख रुपए डिपॉजिट हो जाते हैं जीएसटी पेमेंट के लिए, उसने क्या किया है, उसने खुद का एडवांस टैक्स भरने के लिए यूज कर दिया, तो गिल्टी हो जाता है। तो अगेन दो ही चीज लिखनी है तुमने, सेपरेट अकाउंट में नहीं रखा है एंड उस पर्पस के लिए यूज नहीं करा है। ठीक है, एडवांस आता है सर, तो जो फीस है ना, उसका फीस वगैरह है ना, वो उसमें नहीं आता है। तो ये जो एडवांस है ना, एडवांस क्या है, उसका फीस है, खुद का फीस है। तो एडवांस अगर खुद का फीस है ना, वो तो सेपरेट अकाउंट में रखने की जरूरत नहीं है, खुद का फीस है, तो नॉट गिल्टी आता है, क्योंकि ये तुम्हारा उसमें कवर नहीं होता है। ठीक है, अब सर और एक चीज आ जाती है, क्या चीज आती है सर, यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल में ना तुम्हारे पास में कुछ रेगुलेशन आते हैं, एक्ट गाइडलाइन एंड रेगुलेशन का कॉन्ट्रवेंशन होता है, तो कहाँ पे गिल्टी होगा, क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल में। तो ये जो रेगुलेशन है ना, इसमें आर्टिकल वाले रेगुलेशन आ जाते हैं। आर्टिकल असिस्टेंट के क्या, एंगेजमेंट के रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन के रेगुलेशन, प्रीमियम तुमने एक्सेप्ट नहीं करना है, लोन प्रीमियम तुमने आर्टिकल असिस्टेंट से एक्सेप्ट नहीं करना है, स्टाइपेंड तुमने दिया है तो उसके गाइडलाइंस आते हैं, रेगुलेशन आते हैं, टर्मिनेशन असाइनमेंट के आते हैं, अदर ऑक्यूपेशन में एंगेज नहीं करना है उसके आ जाते हैं, कंप्लेंट अगर एम्प्लॉयर के पास में आ जाता है आर्टिकल असिस्टेंट से, उसके बारे में, ऑडिट असिस्टेंस एंड इसके बारे में बात होती है। तो अगर इसमें अगर गिल्टी हो जाता है तो कहाँ पे गिल्टी करोगे सर, क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल में। तो सर ध्यान में कैसे रखना है, मैं तुमको एक आइडिया देता हूँ। आर्टिकल असिस्टेंट के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो ध्यान देना है क्लॉज 1 पार्ट 2 में गिल्टी हो जाएगा, बस एक छोड़ के। एक कौन सा सर, एक बार हमने बात करी थी, क्लॉज 2 में आर्टिकल असिस्टेंट गिल्टी होता है। कब गिल्टी होता है, अगर आर्टिकल असिस्टेंट को तुम पे करते हो अदर देन स्टाइपेंड, एक्स्ट्रा वाला पे करते हो, बोनस प्रॉफिट या कुछ ऐसा पे कर रहे हो ना, तो कहाँ पे गिल्टी हो जाएगा, क्लॉज 2 पार्ट 1 में, जहाँ पे तुमको पे करना अलाउ नहीं है किसी और पर्सन को। तो सर अगर आर्टिकल असिस्टेंट को हम क्लॉज 2 में गिल्टी कर रहे हैं ना, पेमेंट जब हम करते हैं, तो आर्टिकल असिस्टेंट से जब हम पैसा लेते हैं ना, जैसे अगर हम लोन लेते हैं ना, तो भी अपन क्या करेंगे, क्लॉज 3 में गिल्टी कर सकते हैं। क्लॉज 3 में गिल्टी क्यों नहीं करते, क्योंकि जाके देखो रिकॉर्ड में, क्लॉज 3 में गिल्टी तब होता है जब वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट तुम एक्सेप्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे तुम पार्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, लोन एंड प्रीमियम एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तो उस केस में तुम्हारा प्रीमियम के लिए अलग से रेगुलेशन आ जाता है 47। तो यहाँ पे क्लॉज 1 में ही गिल्टी करोगे सर। आई होप तुमको समझा रहेगा, क्वेश्चन से और अच्छे से समझेगा। देखो यहाँ पे क्लॉज 1 पार्ट 2 आ जाता है, आर्टिकल से तुमने लोन लिया है, तो मैंने आपको बताया लोन लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे तुमने प्रॉफिट वगैरह का हिस्सा नहीं लिया है, तो क्लॉज 3 तो आएगा नहीं, दिमाग में मत रखो उसको। मैंने आपको बोला एक क्वेश्चन आता है बस जहाँ पे क्लॉज 2 आता है, पे करते हो तब, बाकी हर जगह पे क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल। क्लॉज 2 कौन सा सर, क्लॉज 2 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल के बारे में मैं बात कर रहा था। ठीक है, लोन लिया है तो आर्टिकल असिस्टेंट क्लॉज 1 पार्ट 2 के में गिल्टी हो जाता है। रेगुलेशन याद होता है तो रखो, नहीं तो गिल्टी कर दो। आर्टिकल ट्रेनी है, स्टाइपेंड उसको पे नहीं किया है, टाइम टू टाइम पे स्टाइपेंड नहीं पे किया तो गिल्टी हो जाएगा, एवरी मंथ स्टाइपेंड पे करना चाहिए। आर्टिकल असिस्टेंट है, कंपनी में एम्प्लॉई है और वो क्या करता है, 5:30 तक, 9:30 से 5:30 कंपनी में काम करता है, सैलरी लेता है एंड उसके बाद में 7 बजे तक ऑफिस में आके बैठता है, आर्टिकल का काम करता है, गिल्टी हो जाता है भाई साहब। और क्योंकि ऑफिस का वर्किंग आ रहे हैं ना, वो उसको अच्छे से ए नहीं कर रहा है, अटेंड नहीं कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे गिल्टी कर लेता है। ठीक है, फिर आर्टिकल असिस्टेंट जो है ना, इलेक्शन कैंपेन को एंगेज किया भाई, इलेक्शन कैंपेन में एंगेज कर दिया, तो क्लॉज 1 में तो गिल्टी होता ही है। बस यहाँ पे ध्यान रखो, अगर अदर मिसकंडक्ट याद होता है ना, तो यहाँ पे अदर मिसकंडक्ट भी चेप के आ सकते हो तुम। ठीक है, फिर अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बोला था कि क्लॉज 9 में 2 जगह पे गिल्टी होता है। क्लॉज 9 में एक आता है कि लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तुम बिना पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट के, एंड दूसरी चीज आती है कि जहाँ पे तुमने टैक्स रिपोर्ट या जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट तुमने साइन किया है विदाउट जनरेटिंग यूडिन। तो यूडिन का रिक्वायरमेंट जो है ना, वो सारे ऑडिट रिपोर्ट के लिए मैंडेटरी होता है, अगर उसको नहीं करते हो ना तो क्लॉज 9 में तो गिल्टी हो जाते हो, साथ में क्लॉज 1 भी तुम चेप के आ सकते हो। ठीक है सर, अब देखो उसके साथ में क्या क्या आता है। तुम्हारे पास में सीओपी नहीं है, किसके किसके पास में सीओपी नहीं है, ये जो राहुल है ना, इसके पास में सीओपी नहीं है, फिर भी इसने क्या किया, सर्टिफिकेट को इशू कर दिया और उसके बाद में सीओपी के लिए अप्लाई कर दिया, तो क्लॉज 1 पार्ट 2 में सेकंड शेड्यूल में गिल्टी कर देता है। साथ में सेक्शन 6 याद होता है ना, सेक्शन 6 किसके बारे में बात करता है, सीओपी के बारे में बात करता है, तो याद होता है तो उसको तुम चेप के आ सकते हो।
ठीक है, सेक्शन 6 में गिल्टी करता है, इसकी वजह से क्लॉज 1 में तुम्हारा गिल्टी हो जाएगा। सर उसके बाद में अप्लाई किया फॉर एडमिशन एज अ फेलो स्टेटिंग दैट ही वाज अ पार्टनर, जबकि वो पार्टनर था ही नहीं। सर यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, क्लॉज 3 पार्ट, देखो क्लॉज 3 जो है ना, क्लॉज 3 में गिल्टी होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, याद आएगा, मैंने आपको बोला था अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा छोटा पाप है। लेकिन अगर झूठ बोलते हो ना भाई, पप्पा को झूठ बोलते हो, चपट लगाएंगे, याद आया। तो यहाँ पे देखो, गलत इन्फॉर्मेशन तुमने अगर दी है ना तो क्लॉज 3 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल में गिल्टी हो जाओगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, कहाँ पे देते हो, आईसीआई को दे रहे हो। फेलो के लिए जब एडमिशन कर ले अप्लाई कर रहे हो ना, तो उसने बोला कि तुम पार्टनर हो, जबकि तुम पार्टनर नहीं हो, गिल्टी हो। फिर डीसी के सामने तुमने क्या किया है, रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है, गिल्टी हो। उसके बाद में 23/5 को मिस्टर आर का नाम ऐड किया है, जबकि मिस्टर आर को एक्चुअल में पार्टनर बनाया 25/5 को, तो 23/5 को तो वो पार्टनर नहीं था। तो मिस्टर पी एंड क्यू ने ऐसा क्यों किया, गलत कर दिया, तो गिल्टी हो गया। तो पी एंड क्यू जो है ना वो गिल्टी हो जाता है भाई साहब। ठीक है, क्योंकि 23/5 को तो ये पार्टनर था नहीं। फिर रिक्रूट पर्सोनेल एंड कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सब किसके बारे में बात होती है सर, ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के बारे में बात होती है। रिक्रूट किया पर्सोनेल को या कंडक्ट किया ट्रेनिंग प्रोग्राम को, तो यहाँ पे गिल्टी हो जाओगे। क्यों सर गिल्टी हो जाओगे, क्या नहीं गिल्टी हो जाओगे, क्यों सर, क्योंकि ये सारे हिस्से कहाँ पे आते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में आ जाता है। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में आ जाता है तो ये सर्विसेज तुम दे सकते हो, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। सीए प्रैक्टिस के साथ में इंजीनियर भी है, तो इसकी वजह से उसने वैल्यूअर में क्या किया है, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यूएशन किया है। देख भाई साहब, हमको नहीं पता तू इंजीनियर होगा तेरे घर पे, लेकिन हमको क्या पता है, जब तुझे रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनाया जाता है ना, तो बस क्या करेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का वैल्यूएशन करेगा, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यूएशन नहीं करेगा। इस वजह से परमिसिबल नहीं है तुमको प्लांट एंड मशीनरी करना। अंडर राइट किया भाई, कमीशन चार्ज किया है भाई साहब, गलत हो जाता है। क्यों सर, क्योंकि यूपी बिहार की सर्विसेज तुमको अलाउ नहीं है। यू से क्या आता है, अंडरटेकिंग वाले, पी से क्या आता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, एंड बी से क्या आता है, ब्रोकिंग वाले। ठीक है, तो अंडर राइटिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग की सर्विस अलाउड नहीं है, तुमने अंडर राइटिंग कर दिया तो गिल्टी हो जाओगे। सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट में नॉट ऑन सैलरी कम फुल टाइम बेसिस, सर इसके बारे में मैं ना तुम्हारा थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। यहाँ पे रेगुलेशन 191 देखो क्या बात कर रहा है, अगर तुम लिक्विडेटर, ट्रस्टी, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटर, आर्बिट्रेटर ये सारी चीज करते हो ना, तो तुम्हारा पार्ट टाइम करते हो तो भी हमको चलेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने बात करी कि वो अपॉइंटमेंट ले सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोर्ट ऑफ लॉ का, एंड एक्ट कर सकता है एज अ सेक्रेटरी इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी। बट उसका एम्प्लॉयमेंट है ना वो तुम्हारा सैलरी कम फुल टाइम बेसिस पे नहीं होना चाहिए। मतलब फुल टाइम बेसिस पे है ना, तो भाई साहब वो सैलरी करो, तुम यहाँ पे मत आओ, प्रैक्टिस में मत आओ। अब यहाँ पे ना ये चीज दिखानी है तुमको 2 to 4 के बारे में। 2 to 4 में क्या बात होती है सर, एक्सेप्ट सैलरीड फुल टाइम पोजीशन, अगर तुम इन्वॉल्व हो जाते हो, सेक्रेटरी वगैरह बन जाते हो ना, तो उसमें हम क्या मानेंगे, डिम टू बिन प्रैक्टिस मानेंगे। तो लिक्विडेटर, ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, ये सारी चीजें के लिए तुमको क्या क्या याद रखना है, अगर ये सारी चीजें देते हो ना, तो एक तो डिम टू बिन प्रैक्टिस होता है। उसके बाद में जब मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस आ जाती है ना, तो इसमें तुम्हारे पास में ये जो ऊपर वाले जो चीज आती है ना, ये तुम्हारे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये डिम टू बिन प्रैक्टिस का हिस्सा बनेंगे। और अभी जो हमने देखा उसके बारे में कि तुम्हारा एक्सेप्ट ऑन सैलरी कम फुल टाइम पोजीशन के ऊपर तुम इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें याद रखो। अब यहाँ पे आए हैं ना, तो और एक चीज मैं बात करता हूँ, टैक्स रिप्रेजेंटेशन एडवाइस जो है ना, ये भी तुम्हारा मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का हिस्सा नहीं बनेगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन टैक्स वाली बातें अगर ये चारों में आ जाती है ना, कौन से चारों में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पॉलिसी डिटर्मिनेशन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये चारों चीजों में अगर टैक्स प्लानिंग करते हो ना, तो वो चीज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का पार्ट बनेगा। सर टैक्स रिप्रेजेंटेशन एडवाइस जो है ना जनरल वाली, वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये 4 में अगर आती है ना, तो वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का हिस्सा बनेगा। समझाओ तो ठीक है, नहीं समझाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहाँ पे थे, सेक्रेटरी बन गए हो सेंट्रल गवर्नमेंट में, बट नॉट ऑन सैलरी कम फुल टाइम बेसिस, चलेगा क्या, नॉट गिल्टी चलेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। 2 to 4 में अपन मेंशन करेंगे, डिम टू बिन प्रैक्टिस मानेंगे अगर वो सीए की सर्विस दे रहा है। तो क्लॉज 11 में हम क्या मानेंगे, क्लॉज 11 में वो एंगेज हो जाता है, तो हमको देखना पड़ेगा बिजनेस कौन सा है, ऑक्यूपेशन कौन सा है। एंड रेगुलेशन 191 में तुमको लिखना पड़ेगा कि वो क्या कर सकता है, अपॉइंटमेंट ले सकता है, वो टेकअप एन अपॉइंटमेंट, बट प्रोवाइडेड उसका एम्प्लॉयमेंट है ना नॉट ऑन सैलरी कम फुल टाइम बेसिस के ऊपर। तो क्या क्या चेपना है तुमने, 2 to 4 चेपना है, क्लॉज 11 चेपना है, एंड रेगुलेशन 191 चेपना है। ठीक है, उसके बाद में डेटा प्राइवेसी कंसल्टेंट एंड जीएसटी कंसल्टेंट, वाह भाई वाह सा मजा आ जाएगा ये क्वेश्चन करके तुमको। सबसे बढ़िया बात क्या हो रही है, देखो सीओपी है उसका सस्पेंड हो जाता है, सरेंडर हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है 2 साल के लिए, उसमें वो काम करता है डेटा प्राइवेसी
कंसल्टेंट का। अगर सीओपी तुम्हारा सस्पेंड हो जाता है ना, तो तुमने क्या करना है, सीए वाले काम तुमने नहीं करने, दूसरे वाले काम कर सकते हो। डेटा प्राइवेसी कंसल्टेंट जो है ना, वो सीए वाला काम है क्या, नहीं है, दूसरा वाला काम है, तो कर सकते हो क्या, कर सकते हो, नॉट गिल्टी हो जाएगा। ही इज नॉट अपेयरिंग इन द कैपेसिटी ऑफ सीए इन प्रैक्टिस एंड हेंस नॉट वायलेटिंग सस्पेंशन ऑर्डर। अब तुमको लिखना क्या है, सीए हुज नेम हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द मेंबरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट ड्यूरिंग सच पीरियड ऑफ रिमूवल he will not appear before various tax authorities or bodies before whom he could have appeared in his capacity as a member of institute। मतलब सिंपल सी बात कर रहा है, सीए वाले काम नहीं करना है एंड टैक्स अथॉरिटीज में तुमने उनके सामने नहीं जाना है, जहाँ पे तुम सीए की कैपेसिटी में जा सकते हो। सर इसके साथ में ही तुम्हारा सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, जहाँ पे डेटा प्राइवेसी की जगह पे जीएसटी कंसल्टेंट आ जाता है। डेटा प्राइवेसी की जगह पे जीएसटी कंसल्टेंट आता है, सेक्शन 6 लिखो, गिल्टी कर दो। सर यहाँ पे बच्चों के बहुत सारे बच्चों ने मुझे स्क्रीनशॉट निकल के, फोटो निकल के भेजे कि दूसरे बुक्स में, बड़े बड़े फैकल्टी के बुक्स में क्या किया है, इसको नॉट गिल्टी करा है। तो कंफ्यूजन क्या है, सारी चीजें मैं तुमको बता देता हूँ। बैक देन 2018 में एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था। एग्जाम में जब आया ना, तो उसके 2 सजेस्टेड आंसर दिए, एक में उन्होंने नॉट गिल्टी करा, एक में उन्होंने गिल्टी करा। अब मैंने कोशिश तो करी है कि पहले कौन सा आया बाद में कौन सा आया, बट मुझे नहीं पता पहले कौन सा आया। मेरे हिसाब से पहले नॉट गिल्टी वाला आया, उसके बाद में गिल्टी वाला आया, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में उन्होंने क्या किया, पहले नॉट गिल्टी वाला आया था, तो उसका जो क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो बस नॉट गिल्टी को गिल्टी कर दिया, बट जो बीच का जो आंसर था ना, मेन कंटेंट, उसको सेम ही रख दिया। ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 2 आंसर है सजेस्टेड, एक में गिल्टी किया है, एक में नॉट गिल्टी किया है। बट क्या होना चाहिए, मैं लॉजिक के हिसाब से जाता हूँ, मेरे लॉजिक के हिसाब से गिल्टी होना चाहिए। सर गिल्टी क्यों होना चाहिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे एक एक को उठा के, खत्म। ठीक है, डीम टू बी इन प्रैक्टिस मानेंगे, अगर वो सीए वाले काम करता है, जो सीए काम कर सकता है ना, वो वाले काम करता है, तो डीम टू बी इन प्रैक्टिस मानेंगे। इसके साथ में ही डीम टू बी प्रैक्टिस अपन कब मानेंगे, रिप्रेजेंटेशन करता है, टैक्सेशन मैटर के ऊपर एडवाइस करता है, तो डीम टू बी इन प्रैक्टिस मानेंगे। तो डीम टू बी इन प्रैक्टिस मानते हो तो तुमको सीओपी लेना पड़ेगा, बात खत्म। सीओपी लेना पड़ेगा, मतलब अगर वो काम करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सीओपी लेना पड़ेगा। इसके साथ में ही मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जीएसटी के रूटीन टास्क भी आ जाते हैं। मतलब भाई एक तो चीज पक्की पक्की है कि जीएसटी वाले काम जो आते हैं ना, वो सीए वाले काम आते हैं, सीए के काम आते हैं, मतलब वो सीए काम कर सकता है, तो ये कामों में जीएसटी वाला काम आ जाता है। ठीक है सर, एक बात तो हमको क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या आती है सर, ये जो जीएसटी कंसल्टेंट है ना, इसने क्या किया है, अपेयर किया है रिलेटेड टैक्स अथॉरिटी के सामने। तो अपन ने तो यहाँ पे बोल दिया कि भाई सब कहाँ से आ जाता है, तो अपन ने तो बोल दिया कि यहाँ पे तुम्हारा टैक्स अथॉरिटी के सामने तुमने अपेयर नहीं करना है। तो जीएसटी वाले अथॉरिटी भी तो टैक्स अथॉरिटी है ना भाई, उसके सामने अपेयर तो कर लिया, तो गिल्टी तो होना ही होना चाहिए भाई। लॉजिक के हिसाब से सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब आपका डिसीजन है कौन से टीचर के ऊपर भरोसा करना है, आपके ऊपर है। मेरे हिसाब से तो गिल्टी होना चाहिए, नहीं होता है तो इसके ऊपर झगड़ा करेंगे भाई सब मजेदार, अगर हमारी बात कोई सुनेगा तो। नहीं तो भाई आपका मर्जी है, एक बार जोर से रो दो भाई यहाँ पे। ठीक है, एक सी ये है इंटरनेशनल टूर के ऊपर, उसको कुछ तो पर्सनल बेनिफिट हो गया भाई, दिल पे हाथ रख के ऐसा बोल दो, अगर किसी को पर्सनल बेनिफिट हुआ है तो भाई ऐसे कैसे हो गया, कुछ तो कांड किया होगा उसने, तो समझ में आता है गिल्टी है, बट पता नहीं कहाँ पे गिल्टी है, तो गिल्टी कर दो भाई सब उसको, अदर मिसकंडक्ट में गिल्टी कर दो, बात खत्म। फिर अनदर ऑफिस ओपन किया है एंड एम्प्लॉय में रखा है इनकम टैक्स रिटायर इनकम टैक्स कमिश्नर को। सर अनदर ऑफिस ओपन किया है, एम्प्लॉय को रखा है, तो गिल्टी करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पे ऐसे पता नहीं कौन सी धुन में क्वेश्चन बना रहा है। मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच ऑफिस में तुमने देखा है 50 किलोमीटर से अंदर है क्या, वो देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं यहाँ पे बोल दिया कि हमने एज्यूम किया है कि हो सकता है कि वो 50 किलोमीटर के अंदर है। ठीक है, अगर 50 किलोमीटर के अंदर है तो गिल्टी, नहीं तो अंदर है तो नॉट गिल्टी, नहीं तो गिल्टी, ऐसे उन्होंने बोल दिया। सर इसका क्या, यहाँ पे एम्प्लॉय रखा है भाई, ऑफिस इंचार्ज है क्या, नहीं पता है, कुछ पता ही नहीं है, क्वेश्चन कैसे बनाया क्या पता भाई, पता ही नहीं कि ऑफिस इंचार्ज है क्या, पता ही नहीं डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे गिल्टी नॉट गिल्टी मत करो, बस सेकंड ऑफिस जो है ना, अगर 50 किलोमीटर के अंदर पे आता है तो नो मिसकंडक्ट लिखो, अदरवाइज गिल्टी लिख दो। एजम्पशन लिख के, हो सकता है कि ये क्वेश्चन तुम्हारा नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस 26 किलोमीटर है तो 50 से अंदर है। फैसिलिटेशन सेंटर है, ओपन किया मतलब क्या है, अदर ऑफिस ओपन किया है। प्रोप्राइटर ही मैनेज कर रहा है दोनों ऑफिस को, मतलब ऑफिस इंचार्ज सेम ही है। इंटीमेशन नहीं दिया है, यहाँ तक तो सारी चीजें ठीक थी सर, लेकिन इंटीमेशन देना चाहिए था ना, इंटीमेशन नहीं दिया, इसकी वजह से गिल्टी है। बाकी सारी चीजें सही है, 50 किलोमीटर वगैरह वो सारी चीजें सही है, बट इंटीमेशन देना चाहिए था, इंटीमेशन नहीं दिया है तो गिल्टी हो जाता है। हिल स्टेशन है,
100 किलोमीटर के बारे में बात होती है, अप्रैल मई जून के बारे में बात होती है, रेगुलर ऑफिस को क्लोज नहीं किया, ये भी सही है, जेड ही दोनों ऑफिस का इंचार्ज था, कोई दिक्कत हमको दिखाई नहीं देती है, नॉट गिल्टी है। सर ये तो 100 किलोमीटर है ना, 100 किलोमीटर कब आता है, टेम्पररी ऑफिस के लिए नहीं आता है, वो इन जनरल आता है। यहाँ पे क्या है, हिल स्टेशन है, 3 महीने के लिए जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, टेम्पररी ऑफिस है, तो ये जो 100 किलोमीटर है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एग्जाम्शन का बेनिफिट उसको मिल जाएगा। उसके बाद में 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, नेम बोर्ड ऑफ द फर्म बोथ प्रीमाइसेस में रखा है एंड रेसिडेंस के ऊपर भी रखा है। सर 80 किलोमीटर है ना, तो गिल्टी करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों सर, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई है ना, दो पार्टनर है एंड दोनों अलग अलग ऑफिस इंचार्ज है, तो अगर सेम होता ना तो दिक्कत आती है, अलग अलग है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो 80 किलोमीटर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों फर्म का नाम लिखा है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, बट रेसिडेंस के ऊपर लिखा है ना, यहाँ पे दिक्कत आती है, रेसिडेंस के ऊपर फर्म का नाम नहीं आना चाहिए, नेम बोर्ड ऑफ द फर्म नॉट अलाउड रेसिडेंस के केस में, ठीक है। डिस्टेंस गिवन जो है ना वो रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, रेसिडेंस के ऊपर नेम बोर्ड अलाउ नहीं है। उसके बाद में इक्विटी रिसर्च है, तो इक्विटी रिसर्च कर सकता है क्या, कर सकता है, जनरल परमिशन में है क्या, जनरल परमिशन में भी है, बस क्या नहीं कर सकता है, पब्लिश नहीं कर सकते है रिटेल रिपोर्ट को, तो ये गिवन केस में नॉट गिल्टी हो जाएगा। पेपर सेटर जो है ना, पेपर सेटर बन सकते हो क्या, बन सकते हो, कहाँ पे बात कर रहे हैं सर हम, यहाँ पे क्लॉज 11 में, फिर ईएसबी के डिसीजन सेक्शन 8, ये सारी चीजें एक साथ आ रही है ना, इसके बाद में ये क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। पेपर सेटर है तो पेपर सेटर बन सकते हो क्या, बन सकते हो। एग्रीकल्चरल कर सकते हो, गिल्टी नहीं है क्योंकि इसके लिए तुमको परमिशन जनरली ग्रांट करे है। उसके बाद में अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट था, बाद में डिस्चार्ज हो गया एंड सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया कोर्ट से स्टेटिंग की वो जो इंसॉल्वेंसी हुआ था मिसफॉर्चून से हुआ था, चलेगा क्या, चलेगा, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, सेक्शन 8 में आ जाएगा, क्योंकि डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट में तुम्हारा कोई वायलेशन नहीं है सेक्शन 8 का, एंड नॉट डिबार्ड फ्रॉम हैविंग नेम एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑब्टेन सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद में मोबाइल में इसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे है। सर चैप्टर 5 में काउंसिल के गाइडलाइन में अपन जा चुके हैं, चैप्टर 5 में भाई साहब तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अच्छे से मेंटेन नहीं किया, तो गिल्टी कर दो उसको। उसने बोला कि 44 एडीए में मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंशन नहीं करता हूँ, मेंटेन नहीं करता हूँ, इसकी वजह से उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करा, तो गिल्टी कर दो। अपन बोलेंगे भाई इनकम टैक्स वाला इनकम टैक्स में देख ले, हमने तुमको बोला है ना चैप्टर 5 में तुमको मेंटेन करने, तो मेंटेन कर ले, नहीं तो गिल्टी हो जाएगा, कर दो गिल्टी उसको। उसके बाद में चैप्टर जो 7 है ना, किसके बारे में बात करता है, तुमने ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना है जब तुम्हारा अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस होता है तो, लेकिन सिक यूनिट के केस में कर सकते हो। सिक यूनिट क्या होता है, जहाँ पे नेटवर्थ नेगेटिव होता है, नेटवर्थ नेगेटिव का मतलब क्या है, जहाँ पे एक्यूमुलेटेड लॉसेस है ना वो तुम्हारे नेटवर्थ के इक्वल टू या एक्सीड करते हैं, तो गिवन केस में नेटवर्थ नेगेटिव है, तुम्हारे पास में अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस है क्या, है भाई, अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस क्या होता है, तुम्हारा प्रोविजन फॉर ऑडिट फीस होता है, जो तुम्हारे प्रोविजन फॉर ऑडिट फी है जो तुम्हारे बुक्स में दिख रहा है, जहाँ पे क्लाइंट ने एंड ऑडिटर ने दोनों ने साइन किया है, और इसमें तुम्हारे अदर एक्सपेंस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो तुमने लिखना कैसा है, तुमने वैसे तो एक्सेप्ट नहीं करना है अगर अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस है तो, लेकिन ये जो प्रोहिबिशन है ना ये तुमको अप्लाई नहीं होगा अगर सिक यूनिट है तो। सिक यूनिट क्या है, वेयर नेट वर्थ इज नेगेटिव एट द एंड ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, एक्यूमुलेटेड लॉसेज जो होते हैं ना अगर वो एक्सीड करते, इक्वल है या एक्सीड करते, तो नेटवर्थ नेगेटिव हो जाएगा। गिवन केस में नेटवर्थ नेगेटिव है तो यहाँ पे तुम एक्सेप्ट कर सकते हो, तो नॉट गिल्टी हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद में चैप्टर 9 क्या बात करता है सर, सीए वायु इज ऑडिटर ऑफ विवा लिमिटेड हैविंग टर्नओवर ऑफ मोर देन 200 करोड़, ऑडिट फीस जो है ना वो 80 लाख है, उसको रिप्रेजेंटेशन बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटी के बारे में एक टास्क आया है, जहाँ पे उसका पैसा कितना आएगा, 1 करोड़ 75 लाख आएगा। आधे लोगों को पता ही नहीं क्वेश्चन कहाँ से आया है, इसलिए ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। चैप्टर 9 क्या बात करता है, अपॉइंटमेंट एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तो सीए ने अपॉइंटमेंट को स्टैट्यूटरी ऑडिटर के एक्सेप्ट नहीं करना है, कौन से कंपनी के लिए, पीएसयू, गवर्नमेंट लिस्टेड कंपनी एंड पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो यहाँ पे कैसे याद रखा था हमने, एलपीजी, एलपीजी क्या है, लिस्टेड कंपनी, पी से आता है पीएसयू एंड जी से आता है गवर्नमेंट कंपनी, एलपीजी पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में हमने क्या देखना है, 50 करोड़ या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उस केस में तुमने एक्सेप्ट नहीं करना है। कब एक्सेप्ट नहीं करना है, अगर उसका अदर वर्क असाइनमेंट या अदर सर्विस आता है ना, उससे जो पैसा आता है वो अगर एक्सीड करता है, एक्सीड मतलब इक्वल टू से अगर ज्यादा हो जाता है ना, तो उस केस में स्टैट्यूटरी ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करना है। लेकिन उन्होंने अदर वर्क में क्या लिखा है भाई साहब, अदर वर्क में उन्होंने लिखा है कि उसमें अदर वर्क में क्या चीज नहीं आएगी, क्या चीज नहीं आएगी, अदर वर्क में अदर ऑडिट नहीं आएगा किसी और स्टैट्यूट का, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कोई अगर सर्टिफिकेट साइन करना है ना वो नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे ऑडिटर के काम है। एंड रिप्रेजेंटेशन बिफोर एन अथॉरिटी, मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेशन भी नहीं आएगा। तो इस केस में क्या है भाई, रिप्रेजेंटेशन है ना, तो ये भी तुम्हारे अदर वर्क में नहीं आएगा, इस वजह से नॉट गिल्टी। तो लिखो
एलपीजी पब्लिक कंपनी 50 करोड़ तक। अदर वर्क में तुम्हारा क्या नहीं आएगा, अदर वर्क में एनी रिप्रेजेंटेशन बिफोर अथॉरिटी नहीं आएगा, इस वजह से नॉट गिल्टी। ठीक है, ऑडिट फी इंस्टॉलमेंट में पे करना, ये कहाँ से आता है, ये चैप्टर 10 से आता है। चैप्टर 10 क्या बात करता है, इनडेटेड के बारे में बात करता है। ऑडिट फी इंस्टॉलमेंट में आ रही है, तुम्हारे पास में कुछ तो इन्फॉर्मेशन नहीं आया, कुछ तो इंस्टॉलमेंट नहीं आया, तो इंस्टॉलमेंट नहीं आया इसका मतलब क्या है, तुम इनडेटेड हो क्या, नहीं हो, ऐसा कोई नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, नॉट गिल्टी होता है। ऑडिटर अगर रिकवर करता है उसका फीस ऑन प्रोग्रेसिव बेसिस एज एंड व्हेन अ पार्ट ऑफ वर्क इज डन विदाउट वेटिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ द होल जॉब, ही कैन नॉट सेड टू बी इनडेटेड टू द कंपनी। अगर वो पहले पैसे ले रहा है ना, तो अपन नहीं मानेंगे कि वो इनडेटेड है कंपनी के लिए। तो चैप्टर 10 याद होता है तो लिखो, याद होता है तो लिखना है, करेक्ट है तो लिखना है, तो नहीं तो मेंशन मत करके आओ, बस इतना मेंशन करो एज पर काउंसिल जनरल गाइडलाइंस। ठीक है, फिर एजे एसोसिएट एंड पीके एसोसिएट नेटवर्क फर्म का हिस्सा है। एजे एसोसिएट जो है ना वो रिटायर हो जाता है एंड पीके अपॉइंट हो जाता है, तो गलत हो जाएगा। नेटवर्क फर्म में तुम्हारा रिप्लेसिंग पोजीशन दूसरा नेटवर्क फर्म का मेंबर नहीं लेगा। डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, नो मेंबर फर्म of the network can accept appointment as auditor in place of the member फर्म ऑफ द नेटवर्क विच इज रिटायरिंग। तो रिप्लेस नहीं करना है, मेंबर फर्म ने ही रिप्लेस नहीं करना है नेटवर्क फर्म के। ठीक है, उसके बाद में बात आती है सीए जिनेश है ना, उसको नहीं पता है, क्या नहीं पता है, प्रोहिबिटेड असाइनमेंट, रोटेशन ऑफ ऑडिटर एंड सीलिंग ऑफ नॉन ऑडिट फीस जो नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल होती है वो नहीं पता है, तो हमको बताना है, तो बता दो क्या बताना है। प्रोहिबिटेड असाइनमेंट कौन से है, तो प्रोहिबिटेड असाइनमेंट में इंटरनल ऑडिट और बुक कीपिंग और अदर आएगा। फिर रोटेशन ऑफ ऑडिटर में क्या आएगा, तो नो अदर नेटवर्क फर्म कैन रिप्लेस आउटगोइंग नेटवर्क फर्म, ये बता दो। एंड नॉन ऑडिट फीस में क्या लिखना है तुमने, तुम खुद मतलब जो ऑडिटर है ना, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है ना, उसका नॉन ऑडिट फीस का जो लिमिट है ना वो इक्वल इक्वल तक चलेगा, मतलब जितना स्टैट्यूटरी ऑडिट से पैसा आ रहा है ना उतना नॉन ऑडिट फीस से आ सकता है, लेकिन नॉन ऑडिट फीस का जो नॉन ऑडिट फीस है ना वो स्टैट्यूटरी ऑडिट से ज़्यादा नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद में जो अदर नेटवर्क फर्म है ना उसको छोड़ के, स्टैट्यूटरी ऑडिट फर्म को छोड़ के जो बाकी के नेटवर्क फर्म के मेंबर है ना उनके लिए क्या लिमिट है, मैक्सिमम 3 टाइम्स है, मतलब नॉन ऑडिट फीस है ना वो ऑडिट फीस के 3 टाइम्स तक ले सकते हो, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात किया है इसने, ऑडिट एक्सेप्ट किया है, 5,000 ऑडिट फीस लिया है, तो भाई चलेगा क्या, देखो वैसे तो रिकमेंडेड जो मेजर है ना उसमें उन्होंने बोला है कि ऑडिट फीस तुमको ज़्यादा लेना है, जितना भी उन्होंने बोला है 5,000 से क्या ही होगा भाई, कम से कम 6,000, हाँ 6,000 भी नहीं, ज़्यादा चाहिए तुमको, बट तुमको पता है ना 5,000 से क्या ही होगा, तो नॉट गिल्टी। क्यों नॉट गिल्टी सर, क्योंकि ये रिकमेंडेड है भाई, रिकमेंडेटरी है एंड नॉट मैंडेटरी इन नेचर। ठीक है सर, इंटरनल ऑडिटर भाई जीएसटी ऑडिट कर रहा है तो गिल्टी हो जाएगा। क्यों भाई ईएसवी, अरे ये कहाँ से आ जाता है यार बीच में, क्यों सर, क्योंकि काउंसिल डिसीजन ने बोला है कि बार ऑन इंटरनल ऑडिटर जो है ना टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल, टैक्स ऑडिट, इंटरनल ऑडिटर टैक्स ऑडिट नहीं कर सकता है तो जीएसटी ऑडिट भी नहीं कर सकता है, तो इस वजह से गिल्टी हो जाएगा। सर अब यहाँ पे देखो मस्त मस्त में आ गए अपन एंड में, ये क्या बात होती है, कंपनी ऑडिट कितने एक्सेप्ट कर सकते हो, तो अपन ने बोला पर पार्टनर 20 का लिमिट है, जितने पार्टनर है 3 पार्टनर है तो 60 ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हो। क्वेश्चन क्या दिया है देखो, ए बी सी 3 पार्टनर है, ए के 4 है, बी के 6 है एंड सी के 10 है। ठीक है, मैक्सिमम कितने ऑडिट रिमेनिंग बचे हैं, तो देखो 6 एंड 4 10 + 10 20 हो गए, 60 का लिमिट है -20 तो 40 एक्सेप्ट कर सकते, बात खत्म। ठीक है सर, फिर बात आती है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट रिमेनिंग इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर। इंडिविजुअल कितना कर सकते हैं, 20 कर सकते, 20 कर सकते, तो 20 में से 4 गए, कितने वो बचते, 16 बचते, 20 में से 6 गए, कितने बचते, 14 बचते, 20 में से 10 गए, कितने बचते, 10, तो 16 14 10, 16 14 10 बचा। उसके बाद में इसके पास में 60 प्राइवेट कंपनी आ जाते हैं जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है एंड उन्होंने डिफॉल्ट नहीं करा है 132 एंड 92 में। 132 एफएस के बारे में बात करता है, 92 ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात करता है। साथ में 2 स्मॉल कंपनी आते हैं, 1 डॉर्मेंट कंपनी आते हैं। तो सर ये जो सारी चीजें यहाँ पे दी गई ना उसको अपन क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे सीलिंग लिमिट से, इस वजह से ये सारे जो ऑडिट है ना वो एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, सारे के सारे। फिर सर यहाँ पे लिखा है कि ये 60 जो कंपनी आई थी ना उसमें से 45 कंपनीज का अगर पेड अप शेयर कैपिटल 110 करोड़ होता तो क्या होता, तो एक तो बात आती है स्मॉल कंपनी तो अपन लिमिट में नहीं कंसिडर करेंगे तो इसका तो एक्सेप्ट करेंगे, डॉर्मेंट का एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा 60 में से 45 कंपनीज है ना उनका पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड करता है, तो 15 का तो एक्सीड नहीं करता है, तो 15 तो कर ही सकते हैं, तो 2 स्मॉल 1 डॉर्मेंट एंड प्राइवेट के 15 कंपनी है उसको तो अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब 45 के लिए हमको लिमिट देखना पड़ेगा, लिमिट हमने देखा कि हमारे पास में रिमेनिंग कितने हैं, तो 60 थे, 60 -20 40 है, तो ये 45 में से 40 जो है ना एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब बस 5 है ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो आउट ऑफ 45 बस 40 एक्सेप्ट कर सकता है।
ठीक है सर। आखिरी वाला क्या बात करता है कि रॉन्गली कंप्यूट किया है बुक प्रॉफिट के, उसमें तुमको बताना है फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन सा है भाई, इंटीग्रिटी वाला प्रिंसिपल है, क्योंकि तुमने उस इंफॉर्मेशन के साथ में एसोसिएट नहीं होना है जहाँ पे तुमको पता है कि इंफॉर्मेशन गलत है, मटेरियली फॉल्स है, मिसलीड करती है, या फिर निग्लिजेंटली प्रोवाइड किया है, या फिर ओमिट या ऑब्सकोर करता है, इस वजह से इंटीग्रिटी। अब ये आखिरी वाला क्वेश्चन बचा तुम्हारा, यहाँ पे क्या बात होती है, ऑडिट ऑफ कॉलेज वॉज एक्सेप्टेड। ठीक है, ऑडिट ऑफ कॉलेज एक्सेप्ट किया है जयप्रकाश ने, जो पार्ट टाइम लेक्चरर बन रहा था और उसने परमिशन नहीं लिया है। एक ही पॉइंट में दो चीज आती है सर, दो चीज कौन सी आती है, एक तो पार्ट टाइम लेक्चरर ऑडिट कर रहा है कॉलेज का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लॉज 4 में गिल्टी हो जाएगा, क्लॉज 4 में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में गिल्टी हो जाएगा। एंड पार्ट टाइम लेक्चरर के लिए उसने परमिशन नहीं लिया, तो क्लॉज 11 में गिल्टी हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझा सर। सीएसआर के बारे में बात करेंगे, सीएसआर में उसने क्या किया है, प्रोपराइटर जेपी एसोसिएट मेंशन किया है, तो सीएसआर में तुम्हारा लोगो एंड फर्म का नाम नहीं आना चाहिए, तो सीएसआर में भी गिल्टी हो जाता है क्योंकि फर्म का नाम डाल दिया उसने। उसके बाद में ये सारे उसने अपील वगैरह कर दिया है, एंड अपील करते समय उसने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत डाल दी है सर। सर ऐसे को इन्फॉर्मेशन गलत दिया तो चमट मारेगा, कहाँ पे, क्लॉज 3 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल में मारेगा। गलत इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दिया किसको, ए को। ठीक है, उसके बाद में तुमको पूछा कि कौन से प्रोविजन को वायलेट किया है, तो ये सारे प्रोविजन चेक किया जाओ, ये सब प्रोविजन को वायलेट किया है। दूसरी चीज, किस अथॉरिटी के ऊपर मैटर सबमिट किया जाएगा, एंड मैक्सिमम पनिशमेंट कितना होगा। एक मिनट देना मेरे को, मैं तुमको दिखा देता हूँ कहाँ पे है अभी ये, यहाँ पे ही है। ठीक है, तो गिल्टी नॉट गिल्टी, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल और बोथ। ठीक है, तो बीडी के सामने जाएगा, यहाँ पे डीसी के सामने जाएगा, तो फर्स्ट शेड्यूल में है तो बीडी के सामने, सेकंड शेड्यूल में है तो डीसी के सामने, सेकंड शेड्यूल या बोथ में, तो गिवन केस में क्या हो जाएगा, गिवन केस में सेकंड शेड्यूल एंड बोथ है ना, सेकंड शेड्यूल भी है, पार्ट फर्स्ट शेड्यूल भी है, तो कहाँ पे जाएगा, डीसी के सामने जाएगा। और साथ में बोला है कि मैक्सिमम पनिशमेंट कितना होगा, तो मैक्सिमम पनिशमेंट कितना होता है, फर्स्ट शेड्यूल में रेप्रिमांड 3 महीने तक के लिए नाम हटा सकता है एंड एक पेटी, और अगर सेकंड या बोथ शेड्यूल में होता है तो क्या हो जाएगा, रेप्रिमांड तो होगा, साथ में परमानेंट तक के लिए बोला मैंने, परमानेंट तक के लिए नाम रिमूव किया जा सकता है एंड 5 पेटी का फाइन है। बस यही तुम्हारा मैक्सिमम पनिशमेंट है। इस तरीके से इथिक्स 135 अपना खत्म हो जाता है। मैंने बोला था 1 घंटे में हो जाएगा, 145 हो गए, बट इसमें अपन ने पहले क्या किया था, रिवीजन कवर कर लिया, उसमें तुम्हारा आधा घंटा गया रहेगा, 25 मिनट गए रहेंगे, और मैंने अपने तरफ से ज़्यादा चीज़ें बताई तुमको, इस वजह से थोड़ा टाइम गया, बट ये आप अच्छी तरीके से 1 घंटे के अंदर खत्म कर सकते हो, और अगर आप इसको स्पीड में देख रहे हो तो अपने आप 1 घंटे के अंदर खत्म होगा। मैं क्या सोच रहा हूँ, एक बार सारे ही क्वेश्चन कर देते ना जो भी बचे हैं सर, बस एक बार देख लेते हैं हमारे पास में कितने क्वेश्चन बचे हैं, 4-5 क्वेश्चन बच जाते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन 20, 40, 62 एंड 68 क्वेश्चन बैंक से करेंगे। क्वेश्चन 20 किसके बारे में बात करता है, बस बता देता हूँ, टाइप ऑफ थ्रेड्स के बारे में बात करता है, तो ये क्वेश्चन तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो। टाइप ऑफ थ्रेड के बारे में बात करता है, जिसमें आपको सारे टाइप ऑफ थ्रेड लिखने पड़ेंगे। ठीक है सर, तुम देख लेना एक बार यहाँ पे क्वेश्चन अगर तुमको दिखाई देता है तो थोड़ा। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन 40 के ऊपर लेकर जाता हूँ। क्वेश्चन 40 कहाँ पे गया अगर तुमको नहीं दिखता है तो क्वेश्चन बैंक टेलीग्राम के ऊपर है, वहां से तुम इसको देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 40 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर के बारे में बात होती है, तो न्यूक्लियर वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें तुमको डिटेल में लिखना है ना, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, क्योंकि तुमको ऐसा ही सजेस्टेड आंसर जाना चाहिए। तो न्यूक्लियर तुम यहाँ से देखो या फिर तुम्हारे नोट्स में से देखो, न्यूक्लियर वाला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन एक देख लो, ये सारे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में 62 तुमको देखना पड़ेगा, 62 वाला एक क्वेश्चन क्यों देखना है तुमको, यहाँ पे क्या आ जाता है, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाता है, और इसके साथ में ऐसे ही 3400 के बारे में भी बात होती है, तो इसको तुम देख के चलना, ये भी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसको तुम अच्छे से देख के चलना कि कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ आ जाती है। एंड उसके बाद में आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 बात करता है यहाँ पे जो सेक्शन 139 है ना, उसको उन्होंने डिटेल में डिस्कस किया है, तो एक बार प्रोसेस को देख लेना, बात खत्म। और एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे तुम्हारा, एक क्वेश्चन कहाँ पे, एक कहाँ पे आता है तुम्हारा जो टेस्ट पेपर है ना, उसमें मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया था। यहाँ पे क्या दिक्कत आती है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस जीएसटी कंसल्टेंट एंड कंपाइलेशन है ना, तो उसमें केवाईसी के नॉर्म्स कहाँ पे तो रहेगा, केवाईसी के नॉर्म्स वाला क्वेश्चन है, केवाईसी के नाम से यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं कि नहीं होते। तो जब तुम नोट्स देखोगे ना, तो उसमें क्या लिखा है कि अटेस्टेशन फंक्शन के लिए केवाईसी के नॉर्म्स एप्लीकेबल हो जाते हैं। जीएसटी एंड कंसल्टेंसी जो है ना, कंपाइलेशन है ना, वो अटेस्टेशन फंक्शन नहीं है, फिर भी आंसर में उन्होंने क्या दिया है, फिर भी केवाईसी के नॉर्म्स तुमको एप्लीकेबल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक हिसाब से तुमने क्या करना है, तुमने बस लिखना है कि केवाईसी के नॉर्म्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, केवाईसी के नॉर्म्स तो तुमको पता ही है। सर ऐसा उन्होंने गलत क्यों कर दिया आंसर में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में ये गलत नहीं है, सही है, बट ये जो क्वेश्चन आंसर का जो
पार्ट है ना, आंसर का जो चीज़ है ना, वो उन्होंने गलत कर दी है। क्यों सर, क्यों सही है? क्योंकि देखो, अगर तुम किसी का काम ले रहे हो ना, कंपाइलेशन वगैरह, तो कंपाइलेशन में जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट तुमको मेंटेन करने पड़ेंगे, जीएसटी के डॉक्यूमेंट तुमको मेंटेन करने पड़ेंगे, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आता है, वो सारी चीज़ें तुमको मेंटेन करनी पड़ेगी। ऊपर से दूसरी चीज़ एक बात समझो कि अगर तुमको किसी ने इन्फॉर्मेशन मांगा है ना, जैसे यहाँ पे किसी किसी ने तो इन्फॉर्मेशन मांगा है, तो अगर तुमको कोई ABB CCDD ओ DC अगर इन्फॉर्मेशन मांगता है ना, तो तुमको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो वो इन्फॉर्मेशन तुम नहीं देते हो तो गिल्टी हो जाओगे। ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान में देते हैं ना, क्योंकि अगर रियलिटी में भी देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर तुमने कुछ काम किया है ना, उसका इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास में आता है, अगर तुम नहीं दे रहे हो, मतलब जानबूझ के गलती कर रहे हो, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तो देना है। केवाईसी तो तुम मेंटेन करते हो रियल लाइफ में, बट ये जो इसका आंसर का पार्ट है ना, वो थोड़ा सा तुम एक बार पढ़ के जाओ और केवाईसी की इन्फॉर्मेशन को तुमको पता है क्या देना है। तो ये हो गया। मेरे हिसाब से मैंने इतना ज़्यादा कवरेज करा है तुमको, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने तुमको। बस वो 20 20 40 62 68 के वाले क्वेश्चन तुम देख लेना एक बार, और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। एक बार नोट्स अच्छे से पढ़ लेना, मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कवरेज कर लिया। जो कॉन्फिडेंशियलिटी जो आता है ना, प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल वगैरह, एक बार तुम ऊपर से देख के जाना। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट प्रोफेशनल इथिक्स का रिवीजन हो गया है रे तुम्हारा 2 घंटे से पहले। और मैंने आपको बोला, अगर ये आप खुद करोगे ना, 1 घंटे से पहले हो जाएगा, और एक बार नज़र में आ जाएगा ना, तो 10-15 मिनट में भी तुम कर सकते हो। डे बिफोर एग्जाम के जाने से पहले तुम इसको कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने अच्छे से जस्टिस कर लिया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ज़बरदस्त। तब तक के लिए जय हिंद।